कर नहीं हो सकती थी। ऐना? भीड़ के चेहरे पर हैरानी देखकर जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। आदित्य की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह उनकी हैरानी और ईर्ष्या में खूब आनंद ले रहा था। आदित्य ने गर्व से अपना सिर उठाया और हंसते हुए कहा, यह एक रहस्य है, तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। नेहा को छोड़कर केवल आदित्य और मीरा ही चक्रव्यूह टावर के 7वें स्तर के रहस्य को जानते थे। बाकी किसी को कोई अंदाजा नहीं था। भीड़ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आदित्य और मीरा ने इतनी तेजी से अपनी साधना कैसे बढ़ा ली। वीर, यह तुम्हारी आध्यात्मिक कलाकृतियां और युद्ध कवच हैं। तुम्हारी वर्तमान ताकत और इन आध्यात्मिक कलाकृतियों से तुम्हारी शक्ति और भी ज्यादा हो जाएगी। विक्रम ने उदासीनता से कहा। अपने हाथ के एक इशारे से आध्यात्मिक कलाकृतियां हवा से प्रकट हुई, जिनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वीर के 8 सदस्यों में से हर एक को 2 आध्यात्मिक कलाकृतियां मिली, एक हथियार और एक युद्ध कवच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई। वे 8 बेहद उत्साहित थे। वीर के 8 सदस्यों के अलावा विक्रम के परिवार के बड़े लोगों को भी आध्यात्मिक कलाकृतियां और युद्ध कवच मिले, जिससे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। इन आध्यात्मिक कलाकृतियों को विक्रम ने चक्रव्यूह टावर के 3रे स्तर से चुना था और उन्हें पहले से ही उनके लिए तैयार कर रखा था। यहां तक कि विक्रम के परिवार के सुरक्षा गार्डों को भी कीमती हथियार मिले थे। चक्रव्यूह टावर के 3रे स्तर में अनगिनत खजाने थे। इनके मुकाबले यह आध्यात्मिक कलाकृतियां कुछ भी नहीं थी। वरदानगढ़, पवनगढ़ और सुमनगढ़ का मुकाबला करने के लिए विक्रम को उनकी युद्ध शक्ति बढ़ानी थी, खासकर वीर और उसके साथियों की जो पहले से ही शक्तिशाली थे। पूरा परिवार बहुत उत्साहित था। 2 महीने की साधना के बाद और अब इन आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। प्रणाम सेनापति। जब विजय परिवार के बड़े आंगन में घुसा और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया तो सब अभी भी बहुत जोश में थे। विजय थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था क्योंकि उसने सम्मानपूर्वक कहा, सेनापति, हमने जिन लोगों को जांच के लिए भेजा था उन्हें राजेंद्र सिंह के बारे में कोई खबर नहीं मिली। सभी प्रमुख राज्यों का कहना है कि उन्हें इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं। विक्रम का माथा सिकुड़ गया। इस तरह के जवाब से कुछ भी पता नहीं चला था। एक भी सुराग नहीं। 2 महीने से ज्यादा हो गए विक्रम। क्या तुम्हारे पिता को कुछ हुआ है? श्यामला ने चिंता से पूछा। राजेंद्र सिंह के बारे में जितनी देर तक कोई खबर नहीं आती उतनी ही वह बेचैन होती जा रही थी। विक्रम ने उन्हें सांत्वना दी। मां, अभी चिंता मत करो। हम अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर सकते। आंटी श्यामला को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंकल राजेंद्र के साथ जरूर कुछ अच्छा होगा। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। नेहा ने भी उन्हें सांत्वना दी और तुरंत श्यामला का हाथ पकड़ लिया ताकि वह शांत हो जाए। रंजीत ने गंभीर होकर कहा, कोई सुराग नहीं मिलने पर हमें यह भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर यह चक्रव्यूह टावर के लिए होता तो वे बहुत पहले ही हमला कर चुके होते। फिर भी वे दिखाई नहीं दिए हैं। जब से उन्होंने राजेंद्र सिंह को पकड़ा था तब से उनका कोई और संकेत नहीं मिला था, जो सबको बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि ऐसा क्यों था। क्या यह सचमुच राजेंद्र सिंह की वजह से था? लेकिन सोचने पर यह संभव लग रहा था। राजेंद्र सिंह दशकों से यहीं रहे थे और उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया था। यहां तक कि अगर कोई शिकायत भी थी तो राजेंद्र सिंह हमेशा धैर्य रखते थे। यह असंभव था कि उन्होंने किसी बड़े व्यक्ति को नाराज किया हो। अगर हम उस व्यक्ति को ढूंढ पाते जिसने एक सुरक्षा गार्ड होने का नाटक किया था तो हमें कुछ जवाब मिल सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमें उसकी पहचान नहीं पता। रंजीत ने गंभीरता से कहा। वही एकमात्र सुराग था जो उनके पास था। लेकिन 2 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। वे कहां देख सकते थे? विजय, लोगों को दूसरे राज्यों में जांच करने के लिए भेजो। शायद उन्हें कुछ सुराग मिल जाए। विक्रम ने एक सख्त आवाज में आदेश दिया। हां, विजय ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया और तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चला गया। विक्रम भाई, वरदानगढ़, पवनगढ़ और सुमनगढ़ ने चक्रव्यूह टावर के लालच में आप पर हमला करने की हिम्मत की। हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। सौरभ ने ठंडी आवाज में कहा। राजकुमार ने ठंडी आवाज में जोड़ा, उनकी हिम्मत वाकई बहुत बड़ी है। हमारी वर्तमान ताकत उनका सामना करने के लिए काफी नहीं है। खासकर वरदानगढ़ का उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर हम अभी कोई कदम उठाते हैं तो हमें ही बहुत नुकसान होगा। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा और पहले इन प्रमुख ताकतों की असली ताकत को समझना होगा।
हमला करना तो बस समय की बात है और उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। विक्रम ने अपना सिर हिलाते हुए ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक निर्दय हत्या की चमक थी। विक्रम के तरीके निर्दयी थे और वह अपने दुश्मनों को बिना दया के मारता था। हालांकि अब बदला लेने का समय नहीं था। विभिन्न देशों की प्रमुख ताकतें बहुत शक्तिशाली थी। वे विक्रम के परिवार और दोस्तों से बहुत आगे थी। अंधाधुंध काम करने से सिर्फ भारी जान माल का नुकसान होता। सबसे महत्वपूर्ण बात थी साधना में माहिर लोग। हालांकि विक्रम अब युवाओं के गढ़ के 7वें स्तर में प्रवेश कर चुका था और उसके पास असाधारण ताकत थी, फिर भी वह उन लोगों के सामने बेबस था। संक्षेप में, साधना में माहिरों की भयानक शक्ति का मुकाबला युवाओं का गढ़ नहीं कर सकता था। विक्रम भाई अजीत और सौरभ और मैं उनकी गहराई की जांच करेंगे। जैसा कि कहा जाता है, खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी नहीं हारोगे। जयंत ने कहा, यह अच्छा है, और जब तुम लोग जाओ तो यह भी जांच लेना कि मेरे पिता उनके हाथों में तो नहीं है। विक्रम ने सिर हिलाया। जयंत और बाकी दोनों तुरंत निकल गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही परिवार में एक और मेहमान आया। सम्राट विक्रम और बाकी लोग बहुत हैरान थे। प्रणाम। सम्राट वीर के कुछ लोग तुरंत सम्मान के साथ घुटने टेक कर बैठ गए। भले ही वे अब सम्राट की घुड़सवार सेना और सेना का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वे आखिरकार सम्राट द्वारा ही तैयार किए गए थे और वे उनका बहुत सम्मान करते थे। सम्राट का चेहरा अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ था। विक्रम ने थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए कहा, सम्राट साफ साफ कहिए। सम्राट का व्यक्तिगत रूप से यहां आना यह संकेत देता था कि मामला निश्चित रूप से कोई छोटा मुद्दा नहीं था। मामला गंभीर है। विक्रम को देखते हुए सम्राट ने गंभीरता से कहा, कुछ समय पहले तुम पवित्र घाटी में गए थे। सूर्यगढ़ इस बात पर जोर देता है कि चक्रव्यूह टावर पवित्र घाटी का है, जो चारों राज्यों के बीच एक साझा खजाना है, न कि तुम्हारी निजी संपत्ति। उन्होंने यह खबर दूसरे राज्यों में फैला दी है और तीनों राज्य अब सम्राट पर दबाव डाल रहे हैं, यह मांग करते हुए कि तुम चक्रव्यूह टावर को सौंप दो। क्या रंजीत और बाकी लोगों का चेहरा अचानक बदल गया? पूरी तरह से बकवास। आदित्य गुस्से में था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम चक्रव्यूह टावर को हथियाना चाहते हो तो बस सीधे सीधे कह दो, हद दर्जे की बेशर्मी। वीर ने गुस्से में कहा, बिना किसी सबूत के वे ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? वे जानबूझकर विक्रम भाई को बदनाम कर रहे हैं। सूर्यगढ़ को विक्रम भाई की ताक से खतरा महसूस हो रहा है। चक्रव्यूह टावर जैसी शक्तिशाली चीज हर कोई इसे अपने लिए चाहता है, जिसमें सूर्यगढ़ का सम्राट भी शामिल है। नेहा ने कहा, सूर्यगढ़ का सम्राट वाकई चालाक है। वह मुझे धमकाने के लिए पूरे राज्य का इस्तेमाल कर रहा है। विक्रम ने एक गहरी ठंडी हंसी के साथ कहा। चक्रव्यूह टावर सचमुच विक्रम ने पवित्र घाटी के भीतर से प्राप्त किया था, लेकिन नेहा के अलावा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था और नेहा निश्चित रूप से यह जानकारी नहीं फैलाएगी। दूसरे शब्दों में, चक्रव्यूह टावर की उत्पत्ति के बारे में कोई अंदाजा लगाए बिना सूर्यगढ़ का सम्राट शुरू से ही बातें बना रहा था। लेकिन विक्रम ने पवित्र घाटी में क्यों प्रवेश किया था? विक्रम की असली पहचान जानने के बाद सूर्यगढ़ का सम्राट उससे काफी सावधान था। फिर भी वह चक्रव्यूह टावर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे यह चीजों के साथ मिलकर विक्रम को चक्रव्यूह टावर सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए दबाव डालना। सम्राट ने लाचारी से एक सूखी मुस्कान दी। एक मूर्ख भी अंदाजा लगा सकता है कि वे साफ तौर पर चक्रव्यूह टावर को निशाना बना रहे हैं। सीधे शब्दों में कहीं तो यह एक डकैती है। लेकिन तीनों राज्यों के एक साथ काम करने से सम्राट बेबस हैं और उन्हें मुझे सम्राट को भेजना पड़ा और तुम्हें भी राजधानी जाने के लिए कहा। पहले विभिन्न देशों की प्रमुख ताकतें और अब उन देशों के सम्राट कितना बढ़िया, यह हंसी में गुस्सा भरने के लिए काफी है। विक्रम ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी गहरी आंखें एक भयानक ठंडक से भरी थी। राजेंद्र सिंह का ठिकाना अज्ञात था और विक्रम को चक्रव्यूह टावर के मामले की वजह से प्रमुख ताकतों के विशेषज्ञों द्वारा शिकार किया जा रहा था। इसी क्षण विक्रम को अचानक आसमान की तरफ चीखने की इच्छा हुई ताकि वह अपने अंदर जमा हुए गुस्से को बाहर निकाल सके। विक्रम के भीतर से एक आत्मा ठंडी हत्या की भावना निकल रही थी, जिसके साथ एक जबरदस्त आभा थी। युवाओं का गढ़ का 7वां स्तर सम्राट पूरी तरह से हिल गया। उसकी आंखों में डर और अविश्वास का भाव था। यह किस तरह की भयानक साधना की गति थी? विक्रम और अमरीश के द्वंद्व को केवल 3 महीने ही हुए थे और वह 5वें स्तर से युवाओं का गढ़ के 7वें स्तर तक पहुंच चुका था। ईरान सम्राट को अब यह भी एहसास हुआ कि विक्रम के परिवार के हर व्यक्ति के साथ साथ वीर की साधना भी कई गुना बढ़ गई थी। खासकर वीर, जो पहले ही युवाओं के गढ़ के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था।
उसकी ताकत अब सम्राट के बराबर थी। यह अफसोस की बात थी कि नेहा ने अपनी असली साधना के स्तर को छिपा लिया था। ऊपर से वह युवाओं के गढ़ के 5वें स्तर पर लग रही थी, लेकिन सच्चाई में उसकी साधना विक्रम से भी थोड़ी ज्यादा थी। पहले ही युवाओं के गढ़ के 7वें स्तर के बाद के चरणों में थी, बस एक कदम दूर। इस तरह के भयानक सुधार के साथ सम्राट को विश्वास नहीं हो रहा था। केवल 1 साल में विक्रम के परिवार और दोस्तों की वृद्धि कितनी आश्चर्यजनक होगी। सम्राट, मैं अभी आपके साथ राजधानी जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि राज्यों के पास किस तरह के तर्क हैं। वे चाहते हैं कि मैं चक्रव्यूह टावर को सौंप दूं। हंस विक्रम ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, इस क्षण में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। चक्रव्यूह टावर को सचमुच पवित्र घाटी में पाया गया था, लेकिन यह सोचना असंभव था कि विक्रम इसे सौंप देगा। चकी सूर्यगढ़ ने इस बात पर जोर दिया था कि चक्रव्यूह टावर विक्रम ने पवित्र घाटी में पाया था। विक्रम भी देखना चाहता था कि उनके पास किस तरह का स्पष्टीकरण था। चक्रव्यूह टावर के लिए यह सोचकर कि एक देश का सम्राट ऐसा दिमागी कदम उठाएगा, ठोस सबूत के बिना इस पर जोर देना कितना लापरवाह है। क्या यह एक सम्राट का व्यवहार है? विक्रम, जल्दबाजी मत करना, रंजीत ने चेतावनी दी। विक्रम अकेले सम्राट के साथ राजधानी के लिए निकला। नेहा और वीर विक्रम के घर पर ही रहे ताकि विभिन्न देशों के शक्तिशाली लोग उनकी अनुपस्थिति का फायदा न उठा सकें। राजेंद्र सिंह के लापता होने और उनके ठिकाने का पता न चलने से विक्रम नहीं चाहता था कि किसी और को कोई नुकसान हो। नेहा के घर पर होने से विक्रम पूरी तरह से निश्चिंत था। जब तक दूसरे देशों के शक्तिशाली लोग मौत से नहीं डरते, वे विक्रम के घर पर हमला कर सकते थे। सेनापति, आपकी क्या योजनाएं हैं? राजधानी के रास्ते में सम्राट ने पूछा। सम्राट विक्रम के स्वभाव को कुछ हद तक जानते थे और अगर विक्रम को सचमुच कोने में धकेल दिया गया तो वह कुछ भी करने में सक्षम था। कोई योजना नहीं। विक्रम ने एक ठंडी हंसी के साथ सिर हिलाया। इससे पहले कि मैं कुछ भी योजना बनाऊं, मैं देखना चाहता हूं कि 3 राज्यों के दिमाग में क्या चल रहा है। सम्राट ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और मन ही मन सोचा, लगता है विक्रम पहले ही कोई फैसला कर चुका है। सम्राट, मेरे पास कुछ मेहमान हैं जिनका मनोरंजन करना है। आपको पहले वापस जाना चाहिए। विक्रम ने अचानक कुछ महसूस किया। उसके होंठ एक खतरनाक मुस्कान में मुड़ गए, जैसे उसने सम्राट से बात की। हत्या का इरादा। सम्राट ने भी इसे महसूस किया और उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। साफ तौर पर आने वाले व्यक्ति की ताक बहुत भयानक थी। एक काले चेहरे और गुस्से में सम्राट ने कहा, क्या वे फिर से चक्रव्यूह टावर के लिए आ रहे हैं? अपमानजनक। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि हमारे राज्य में कोई नहीं है? सम्राट, भागो! विक्रम ने धीरे से चिल्लाया, यह जानते हुए कि वह मदद नहीं कर सकते और विक्रम पर बोझ नहीं बनना चाहते। सम्राट ने तुरंत अपनी चाल का इस्तेमाल किया और तेजी से भाग गए। सम्राट अब युवाओं के गढ़ के 6ठे स्तर पर मजबूत थे, लेकिन असली शक्तिशाली लोगों की तुलना में उनकी ताक बहुत ज्यादा नहीं थी। सम्राट की प्रतिष्ठा सेना का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर टिकी हुई थी। चारों में से कोई भी राज्य उन्हें कम नहीं आता था। शो सम्राट के जाने के थोड़ी देर बाद ही 3 काली परछाइयां जंगल से अत्यधिक गति से चमकी। उनमें से हर एक से एक भयंकर हत्या का इरादा निकल रहा था। तीनों 2 पुरुष और 1 महिला सभी अपनी 40 साल की उम्र में थे। एक दुर्ज उपस्थिति से चमक रहे थे। महिला युवाओं के गढ़ के 6ठे स्तर पर थी, जबकि दोनों पुरुष युवाओं के गढ़ के 7वें स्तर पर थे। तीनों के पास जबरदस्त आग थी। विक्रम, तुम आखिरकार सामने आ ही गए। एक पुरुष ने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम फिर से मेरे टावर के लिए आए हो? तुम कौन हो? विक्रम ने एक ठंडी हंसी के साथ पूछा। उसके दिल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि यह लोग खुद ही उसे ढूंढने आए थे। विक्रम के पास अपने अंदर के गुस्से को निकालने की कोई जगह नहीं थी। चक्रव्यूह टावर सौंप दो, महिला ने ठंडी आवाज में मांग की। मैं महिलाओं को नहीं मारता। तुम बेहतर है कि तुरंत यहां से निकल जाओ और मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। विक्रम ने महिला को तिरस्कार से देखा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। विक्रम के तिरस्कार से नाराज होकर महिला एक भयानक ताकत के साथ फट पड़ी। उसकी सारी शक्ति सक्रिय हो गई। क्योंकि तुम चक्रव्यूह टावर को इतना चाहती हो, मैं इसे तुम्हें दूंगा। विक्रम का चेहरा तुरंत भयंकर हो गया। उसका हत्या का इरादा आसमान तक पहुंच गया। चक्रव्यूह टावर। विक्रम ने अचानक गुस्से में दहाड़ा। जबरदस्त क्रोध भड़क उठा।
युवाओं के गढ़ के 7वें स्तर की असली शक्ति उत्तेजित हो गई। जंगली और दमनकारी। भयंकर गुस्से में विक्रम जिस क्षण उसने कदम उठाया, उसने चक्रव्यूह टावर को बाहर निकाला, जो यह बताने के लिए काफी था कि उस क्षण उसकी हत्या का इरादा कितना तीव्र था। विभिन्न देशों की प्रमुख ताकतें उसके चक्रव्यूह टावर को छीनना चाहती थी। विक्रम ने क्रूर उपायों के साथ जवाब दिया। उन्हें तब तक मारा जब तक कि उनमें चक्रव्यूह टावर को हथियाने का विचार करने की हिम्मत ना हो। युवाओं का गढ़ का 7वां स्तर। तीनों के चेहरे अचानक बदल गए, सदमे से भर गए। यह लड़का सच में फिर से आगे बढ़ गया है। अंधेरे में छिपे संरक्षक बेहद डर गए थे। डर के मारे उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। तुरंत वापस संदेश भेजो। विक्रम युवाओं के गढ़ के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। एक और छिपे हुए स्थान पर एक पुरुष ने सदमे में कहा। नीचे से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक सोखने की शक्ति फैल गई। तीनों ने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन वापस खींच लिए गए। उनकी आत्माएं डर के मारे लगभग बाहर निकल गई। तीनों को कभी नहीं पता था कि विक्रम पहले ही युवाओं के गढ़ के 7वें स्तर में कदम रख चुका था। वे बस इस तरह की राक्षस जैसी साधना की गति की कल्पना नहीं कर सकते थे। बुजुर्ग डर और यहां तक कि निराशा से भरे हुए। उनमें से एक जोर से चिल्लाया। 7 सितारे आकाशीय ताला एक बूढ़ी और जोरदार चिल्लाहट एक जबरदस्त गति के साथ फूट पड़ी। शो 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 3 सियान ऊर्जा की चैन बाहर निकली, एक भेदी सोनिक बूम के साथ, और फिर तीनों के चारों ओर लपेट ली। उन्हें जबरदस्ती बाहर खींच लिया। युवाओं का गढ़ का 9वां स्तर हम्फ। विक्रम ने शातिरता से गुर्राया। उसका दाहिना हाथ भयंकर रूप से नीचे की तरफ खींचा, क्योंकि विशाल चक्रव्यूह टावर एक धमाके के साथ नीचे गिर गया। बूम हमिंग चक्रव्यूह टावर ने बेरहमी से नीचे पटक दिया। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ धरती हिल गई और ढह गई। अनगिनत दरारें पंजों की तरह बाहर निकल रही थी। धूल के बवंडर उठ रहे थे। आसपास के दर्जनों फीट के पेड़ पौधे पहचानने योग्य नहीं थे। 3 लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, विशाल डर से भरे हुए। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। वे चक्रव्यूह टावर द्वारा कुचलने से बस चुक गए। विक्रम 2 महीने से अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। वह जरूर एकांतवास में था। उसकी साधना की गति सचमुच अकल्पनीय है। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। उसके बाल और दाढ़ी सभी सफेद थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बुजुर्ग, क्या करें? महिला ने आतंक में पूछा। उसका शरीर बिना रुके कांप रहा था। वह पहले ही पीछे हटने के बारे में सोच रही थी। ऐसे भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करते हुए महिला को लगा कि वे मौत को दावत दे रहे हैं। विक्रम का युवाओं के गढ़ के 7वें स्तर तक पहुंचना उनकी उम्मीदों से परे था। भागो, बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। अगर अब नहीं तो कब जाने की सोच रहे हो? अपनी जान यहीं छोड़ दो। विक्रम ने गुस्से में दहाड़ा। उसका हत्या का इरादा आसमान तक पहुंच गया। एक भयंकर विक्रम उन्हें भागने नहीं देगा। विक्रम की एक बड़ी चिल्लाहट के साथ चक्रव्यूह टावर बाहर निकल आया, मनमानी रूप से चार्ज करते हुए, क्योंकि प्राचीन पेड़ भयानक शक्ति से धूल में बदल गए थे। हमिंग बुजुर्ग का चेहरा गंभीर था और सदमे से भरा हुआ था, क्योंकि उसने युवाओं के गढ़ के 9वें स्तर की सारी शक्ति को संगठित किया, जो दोनों ही दबंग और जोरदार थी। फिर भी चक्रव्यूह टावर के दमन के तहत युवाओं के गढ़ के 9वें स्तर में केवल युवाओं के गढ़ के 8वें स्तर की ताक थी। तुम लोग भागो, बुजुर्ग ने चिल्लाया। चक्रव्यूह टावर जितना करीब आता गया, उतना ही वह उस जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। गहन ग्रेड उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल कला जल आत्मा जानवर बुजुर्ग ने दहाड़ा टावर की दमनकारी शक्ति की उपेक्षा करते हुए, जैसा कि उसने अपनी सारी ताकत के साथ अपना कदम उठाया। एक दुर्ज जलगुण वाली सच्ची शक्ति एक 10 फुट ऊंचे जानवर में संघनित हुई, जो बुजुर्ग के हाथ के इशारों का पालन करते हुए अपने चौड़े मुंह को खोला और टावर की तरफ बढ़ा। अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हो, विक्रम ने गुस्से में चिल्लाया। उसका दाहिना हाथ फिर से बाहर निकला, क्योंकि चक्रव्यूह टावर की शक्ति बढ़ गई। बूम पुह विशाल टावर जानवर से टकरा गया, जिससे तुरंत विस्फोट हो गया, क्योंकि जल गुण वाला जानवर तुरंत बिखर गया और बुजुर्ग ने मुंह से खून उगल दिया। एक ही वार ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। गरगल अंधेरे में देख रहे विभिन्न महान शक्तियों के मालिक इस दृश्य को देखकर इतने डर गए कि वे अवाक रह गए। उनके चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए। विक्रम का आतंक एक बार फिर उनकी कल्पना से परे था। शैतानी युवक ने उन्हें गहराई से डरा दिया और उसकी भयानक महिमा का अपमान नहीं किया जाना था। मर जाओ, विक्रम ने फिर से दहाड़ा। चक्रव्यूह टावर और भी भयानक गति के साथ बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहा था।
बुरा बुजुर्ग का चेहरा अचानक बदल गया, विशाल आतंक से भर गया। बुजुर्ग भाग रहे तीनों ने डर और चिंता में चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। सच्ची शक्ति सुरक्षा शरीर बुजुर्ग ने दहाड़ा, उसकी सच्ची शक्ति ने एक ऊर्जा ढाल बना ली। बूम पो विशाल टावा आगे बढ़ा और एक विस्फोटक आवाज के साथ बुजुर्ग की ऊर्जा ढाल तुरंत प्रभाव पर बिखर गई। उसने मुंह से एक और खून उगल दिया और टावर द्वारा एक टोप के गोले की तरह बाहर फेंक दिया गया। जहां भी वह गुजरा वहां प्राचीन पेड़ टूट गए। बुजुर्ग तीनों ने आतंक में चिल्लाया। उनकी आंखें डर से भर गई और वे डर के मारे रो पड़े। युवाओं के गढ़ का 9वें स्तर का बुजुर्ग जब वर्तमान विक्रम का सामना कर रहा था तो वह बस पूरी तरह से बेबस था। चक्रव्यूह टावर के एक वार से बुजुर्ग मौके पर ही मारा गया। विक्रम ने अपनी जबरदस्त ताक से युवाओं के गढ़ के 9वें स्तर को पूरी तरह से हरा दिया। युवाओं का गढ़ का 9वां स्तर वास्तव में विक्रम द्वारा तुरंत मार दिया गया। छिपे हुए शक्तिशाली लोग अपने दिलों में आतंक का वर्णन भी नहीं कर सकते थे। अपनी खून की शक्ति का उपयोग किए बिना भी विक्रम ने सिर्फ टावर के दमनकारी बल से युवाओं के गढ़ के 9वें स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति को तुरंत मार दिया था। बाकी बचे 3 व्यक्तियों पर एक भयंकर और भयानक नजर डालते हुए विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है, भागो, तेजी से भागो। एक पुरुष आतंक में चिल्लाया, पूरी तरह से घबरा गया। उसका दिमाग एक खाली स्लेव था, केवल इस जगह से जितनी जल्दी हो सके भागने के बारे में सोच रहा था। यह कसम खा रहा था कि वह फिर कभी इस राज्य में कदम नहीं रखेगा। अफसोस की बात है कि उनके पास कोई मौका नहीं था। विक्रम को नाराज करने के बाद कौन बचने का रास्ता उम्मीद कर सकता था। स्वेश 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 बूम 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 पो विक्रम ने अपनी चाल का इस्तेमाल किया। उसकी भयानक गति ने उसे एक काली लकीर में बदल दिया। एक पल में वह उन पर था। प्रति व्यक्ति एक मुक्का तीनों व्यक्तियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। यहां तक कि महिला को भी विक्रम ने बख्शा नहीं। विक्रम के हर मुक्के ने उनके दिलों को मारा। उनके दिलों की जगह पर एक चौंकाने वाला मुक्के का निशान छोड़ दिया। तीनों बुरी तरह से मर गए। विक्रम के मुक्के की भयानक ताक को सहन करने में असमर्थ थे। 4 शक्तिशाली व्यक्ति विक्रम के गुस्से के तहत सभी तुरंत मार दिए गए। 8वें स्तर का योद्धा भी एक झटके में ढेर हो गया। 9वें की तो बात ही क्या। विक्रम सिंह का गुस्सा चरम पर था। उसके वारों में कोई दया नहीं थी। तारामंडल स्तर के नीचे तो उसे हराना नामुमकिन था। लड़ाई खत्म हुई तो जंगल में खामोशी छा गई। हवा में बस ऊर्जा की हल्की फुल्की लहरें बाकी थी। उसने मन ही मन सोचा और नवखंड शक्ति चक्र को अपने अंदर समा लिया। बिना पीछे मुड़े वह आगे बढ़ गया। मरने वालों की तरफ उसने देखा तक नहीं। लूट का सामान लेने की तो बात ही दूर थी। नवखंड शक्ति चक्र के अंदर अनगिनत खजाने थे, पर विक्रम सिंह को उनकी कोई परवाह नहीं थी। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिला। अब उसे हर किसी को देखकर गुस्सा नहीं आ रहा था। सिर्फ 2 महीने में विक्रम सिंह इतना ताकतवर हो गया। तारामंडल के 9वें स्तर का योद्धा भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। रक्षक जयंत छिपकर यह सब देख रहा था। उसके दिल में डर भर गया। वह विक्रम सिंह को किसी दानव की तरह देख रहा था। विक्रम सिंह ने जिस तरह पलक झपकते ही 8वें स्तर के योद्धा को मार गिराया, वह देखकर रक्षक जयंत हिल गया था। उसकी ताकत अपने सबसे बड़े मुखिया से भी ज्यादा थी, इसलिए उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। रक्षक जयंत को यह एहसास हो गया था कि विक्रम सिंह सभी बड़े साम्राज्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। या तो विक्रम सिंह को खत्म करो या उससे पंगा मत लो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि रक्षक जयंत कुछ नहीं कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे भी नहीं करेंगे। जैसे ही विक्रम सिंह जंगल से निकलने वाला था, हवा में एक बार फिर बर्फीली जानलेवा ऊर्जा फैल गई। वो फिर से मौत को बुलावा देने आ गए। विक्रम सिंह ने भेंडी और बोला। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि यह लोग नवखंड शक्ति चक्र के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे। विक्रम सिंह, अपनी जान यहीं छोड़कर जाओ। परछाइयां तेजी से आगे बढ़ी और विक्रम सिंह को घेर लिया। उनके पीछे दर्जनों और शिष्य भी दौड़ते हुए आए। महाशून्य आश्रम उनकी पोशाक और छाती पर बना। महाअक्षर देखकर विक्रम सिंह समझ गया कि यह लोग महाशून्य आश्रम से थे। विक्रम सिंह, तुमने हमारे महाशून्य आश्रम के 6 बड़े महारथियों को मारा है। तुम आज यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे जब तक नवखंड शक्ति चक्र हमारे हवाले नहीं कर देते। 8वें स्तर का एक योद्धा जो उनका मुखिया था गुस्से से चिल्लाया, अगर नवखंड शक्ति चक्र चाहिए तो सीधे सीधे बोलो ना। विक्रम सिंह ने उपहास करते हुए कहा,
उसने उन दर्जनों शिष्यों पर ठंडी नजर डाली और बोला, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम यह कचरा लोग मुझे मार सकते हो? व्यू बनाओ। मुखिया ने गर्जना की। दर्जनों शिष्यों ने अपनी शक्ति इकट्ठा की और तेजी से अपनी अपनी जगह ली। उन्होंने जल्दी ही एक शक्तिशाली व्यूह बना लिया। विक्रम सिंह, आज तुम पंखों के सहारे भी यहां से भाग नहीं पाओगे। तुम महाशून्य युद्ध व्यूह की ताकत देखोगे। मुखिया ने धमकी दी। क्या यह बेवकूफ हैं? यह सभी शिष्य इतने प्रतिभावान हैं। इन्हें इस तरह मरने के लिए भेज रहे हैं। महाशून्य आश्रम इतना भी मूर्ख नहीं हो सकता। विक्रम सिंह ने मन ही मन सोचा। उन दर्जनों शिष्यों में 10 से ज्यादा ऐसे थे जिनकी ताकत कम नहीं थी। उनमें से एक तो 8वें स्तर का योद्धा था। इतनी शक्ति के साथ यह जरूर महाशून्य आश्रम के सबसे काबिल शिष्य होंगे। महाशून्य आश्रम के लिए अपने प्रतिभावान शिष्यों को मरने के लिए भेजना नामुमकिन था। दर्जनों शिष्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मुखिया सबसे आगे था। एक विशाल ताकत बाहर निकली और नीली रोशनी चमकने लगी। एक विशाल नीला ऊर्जा कवच उन सभी को ढक लिया और उसकी जबरदस्त ताकत से जंगल बुरी तरह कांपने लगा। फैलती हुई भयानक ऊर्जा हवा में तलवारों जैसी महसूस हो रही थी। दर्जनों शिष्यों की, जिनमें 5 बड़े महारथी भी थे। एकत्रित शक्ति 9 स्तर के योद्धा के बराबर थी। महाशून्य युद्ध व्यूह की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। ऊर्जा की लहरों को महसूस करते हुए विक्रम सिंह को भी हैरानी हुई। उसने सोचा, इस व्यूह की ताकत सामान्य नहीं है। यह ऊर्जा 9वें स्तर के योद्धा से भी ज्यादा मजबूत लगती है। तभी यह इतने आत्मविश्वास में है। धम्म विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरी ऊर्जा बाहर निकली। वह नीले ऊर्जा कवच से टकराई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। विक्रम सिंह की सारी ताकत बाहर ही रुक गई। वह उस ऊर्जा कवच को हिला भी नहीं पाया। ओ विक्रम सिंह फिर से हैरान हुआ। वह उस ऊर्जा कवच को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सका। धम्म विक्रम सिंह ने अचानक जमीन पर पैर मारा और उसकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपनी मूर्ति में भयानक ताकत इकट्ठा की और नीचे की ओर मुक्का मारा। उसके मुक्के की हवा इतनी तेज थी कि वह 8वें स्तर के योद्धा को तुरंत मार सकती थी। धमाका, झंकार। उसके मुक्के से एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई और विक्रम सिंह की शक्ल अचानक बदल गई, क्योंकि वह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत ताकत से पीछे धकेल दिया गया था। ऐसी जबरदस्त सुरक्षा शक्ति विक्रम सिंह को थोड़ा अविश्वास हुआ। यह देखकर मुखिया के चेहरे पर एक स्मग मुस्कान आ गई और वह ठंडे होकर हंसते हुए बोला, विक्रम सिंह, यह बेकार है। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, भले ही तुम 9वें स्तर के योद्धा को मार सकते हो, तुम महाशून्य युद्ध व्यूह को तोड़ नहीं पाओगे। सबकी शक्ति इकट्ठा करना वाकई बहुत प्रभावशाली है। विक्रम सिंह ने बिना हिले धुले ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुखिया ने एक बेहतर किस्म का खजाना निकाला और उसे सक्रिय किया, जिससे महाशून्य युद्ध व्यूह की ताकत और भी बढ़ गई और उसने गर्व से उपहास किया। विक्रम सिंह, मुझे उम्मीद है कि महाशून्य युद्ध व्यूह ने तुम्हें निराश नहीं किया होगा। गहन श्रेणी की उच्च स्तरीय मार्शल टेक्निक ज्ञान सागर नवमहल हथेली। उस आदमी ने एक जोरदार आवाज लगाए, हाथ के संकेत बनाए और हिंसक शक्ति को बाहर निकाला। फिर अपनी हथेली को भयानक रूप से नीचे मारा। झनकार, एक 30 फुट लंबा विशाल नीला हथेली का निशान बाहर निकला। वह प्रभावशाली था। जहां भी वह गुजरा, जमीन में हाथ के बराबर मोटी दरारें पड़ती गई। यह ताकत रक्षक जयंत से मुकाबला करने के लिए काफी है। महाशून्य आश्रम के लिए महाशून्य युद्ध व्यूह निश्चित रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे लिए यह कोई खतरा नहीं है, विक्रम सिंह ने हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कहते ही विक्रम सिंह ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और सुनहरी रोशनी बाहर निकली। उसकी ताकत बाढ़ की तरह बाहर निकल गई, जो अपनी शक्ति में अद्भुत थी। भूमि रैंक प्रारंभिक स्तरीय मार्शल टेक्निक देव संहारक प्राण विदारक उंगली। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी तर्जनी उंगली विशाल हथेली के निशान की ओर इशारा कर रही थी, जो उसकी ओर तेजी से आ रहा था, और उसने हमला शुरू करते ही धीमी आवाज लगाई। ससो, एक सुनहरी किरण जो एक हाथ जितनी मोटी थी, हवा को चीरते हुए निकली। उसकी विस्फोटक आवाज कानों को भेदने वाली थी। सुनहरी रोशनी बिजली की तरह तेज थी, जो एक अदम्य दबाव की भावना पैदा कर रही थी। धमाका, झनकार। एक पल में सुनहरी किरण हथेली के निशान से टकराई और टक्कर से फट गई। बहरे करने वाला धमाका जंगल में गूंज उठा। जंगल में ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गई, जिससे जंगल अनरिकॉग्नाइजेबल हो गया। अत्यधिक हिंसक शक्ति ने ऊर्जा कवच को बुरी तरह हिला दिया, जो किसी भी पल रहने वाला लग रहा था, और शिष्य घबराहट में आ गए। रुके रहो, मुखिया ने घबराहट में चिल्लाया।
दर्जनों शिष्यों ने व्यूह को सहारा देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी सारी शक्ति इसमें लगी हुई थी, क्योंकि अगर यह ढह गया तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। तुम कब तक टिक पाओगे? विक्रम सिंह ने हल्की ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। उसकी तर्जनी उंगली एक बार फिर से एक भयानक शक्ति को इकट्ठा कर रही थी। सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही थी। पिछले टकराव से विक्रम सिंह को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊर्जा की लहरें उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाई। विक्रम सिंह की उंगली पर इकट्ठा हो रही भयानक शक्ति को देखकर मुखिया का रंग उड़ गया। उसका दिल घबराहट से भर गया। अपनी जबरदस्त शक्ति के बावजूद महाशून्य युद्ध व्यू विक्रम सिंह को हिला नहीं सका। कुछ देर बाद जब ऊर्जा की लहरें छितर गई तो जंगल में 10 हाथ चौड़ा एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। उसकी विनाशकारी शक्ति बेहद डरावनी थी। जहां जंगल था वहां अब केवल एक बंजर जमीन थी जो चंद्रमा की सतह की याद दिला रही थी। तो यही है तुम्हारा महाशून्य युद्ध व्यू, विक्रम सिंह ने ठंडी उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। विक्रम सिंह, इतना इतराओ मत, मुखिया ने गुस्से में अपने दांत पीसे। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। विक्रम सिंह के चेहरे पर एक क्रूर ठंडी मुस्कान थी। झंकार अपनी रक्त रेखा शक्ति के उत्तेजना से विक्रम सिंह की आभा तुरंत बढ़ गई। एक बेहद डरावनी और जंगली आभा बाहर निकली। उसकी जबरदस्त शक्ति बाढ़ की तरह बह निकली जो अपनी शक्ति में अद्भुत थी। जैसे ही रक्त रेखा शक्ति सक्रिय हुई, विक्रम सिंह की उंगली पर इकट्ठा हो रही शक्ति भी और भी भयानक हो गई। इस शक्ति की उपस्थिति ही दिल को डर से भर देने के लिए काफी थी। नहीं, यह ठीक नहीं है। विक्रम सिंह की ताकत बढ़ गई है। मुखिया का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसका दिल बढ़ता जा रहा था। वह तो बस एक राक्षस है। महाशून्य आश्रम के बाकी 4 बड़े महारथी भी घबराने लगे। उनकी निराशा उसकी ओवरवेलमिंग शक्ति से और भी बढ़ गई। देव संहारक प्राण विदारक उंगली। विक्रम सिंह ने एक बार फिर चिल्लाया और एक मोटी सुनहरी किरण फिर से आकाश को चीरते हुए निकली। उसने फिर से वही चाल चली, लेकिन इस बार ताकत और भी भयानक थी, गति और भी भयंकर, जिसका डर ऐसा था मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को भेज सके। घूंट बेहद डरावनी सुनहरी रोशनी को देखकर नीले ऊर्जा कवच के अंदर के दर्जनों शिष्यों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हर कोई घबराहट में घूंट नहीं निगल सका। धमाका, चटक, फुस, सुनहरी किरण बिजली की तरह तेज थी। पलक झपकते ही पहुंच गई। यह ऊर्जा कवच से टकराई जो एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। दर्जनों शिष्यों ने एक साथ खून उगला। यह कैसे संभव है? मुखिया डर से भर गया। सुनहरी रोशनी आसानी से टूट गया। शिष्यों ने अपनी सारी शक्ति इस व्यू में लगा दी थी। एक बार जब वह टूट गया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। तुम्हारा महाशून्य युद्ध व्यू तो बस एक मजाक है, विक्रम सिंह ने मेनेसिंग ढंग से उपहास किया। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर एक ठंडी जानलेवा ऊर्जा फैल रही थी। अंकल मास्टर जल्दी भागते हैं। विक्रम सिंह बहुत भयानक है। अंकल मास्टर, अगर हम अभी नहीं भागे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अंकल मास्टर जल्दी भागिए। जैसे ही उन्होंने विक्रम सिंह को पास आते देखा, दर्जनों शिष्यों ने उम्मीद छोड़ दी। उनका दिल डर से भर गया। वे बस तुरंत भागने के बारे में सोच रहे थे। पीले चेहरे वाले वरिष्ठ महारथियों ने धीमी आवाज में चिल्लाया, तुम पहले जाओ, जल्दी करो। यह सुनकर दर्जनों डरे हुए शिष्य खड़े हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनके दिलों में उम्मीद फिर से जाग गई थी। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, विक्रम सिंह ने निर्दयता से कहा। उसने अपनी सर्वोच्च शक्ति तलवार निकाली। उसकी आकृति अचानक एक झटके में गायब हो गई। उसे रोको। वरिष्ठ महारथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे अपने गंभीर घावों के बावजूद बाहर भागे। सस एक क्रूर दृश्य सामने आया। सर्वोच्च शक्ति तलवार चलाते हुए विक्रम सिंह ने पागलपन की तरह नरसंहार शुरू कर दिया। उसकी आकृति बार बार चमकती, खून निकलता और दर्जनों शिष्य बिना किसी अपवाद के गिरते गए। गंभीर रूप से घायल वरिष्ठ महारथी भी विक्रम सिंह की तलवार से मारे गए। महाशून्य आश्रम के लिए यह एक पूरी तरह से आपदा थी। उन्होंने अपने लोगों और अपनी प्रतिष्ठा दोनों को खो दिया था। नवखंड शक्ति चक्र को हथियाने के लिए महाशून्य आश्रम को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहले उनके 6 बड़े महारथी मारे गए थे और अब 5 और शक्तिशाली योद्धाओं के साथ दर्जनों शिष्यों की भी दुखद मृत्यु हो गई। यह सभी महाशून्य आश्रम की रीढ़ थे।
महाशून्य आश्रम ने विक्रम सिंह की ताकत को कमा था और महाशून्य युद्ध व्यूह की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर देखा था। इस लड़ाई के बाद विभिन्न देशों की बड़ी ताकतों के छिपे हुए योद्धा एक बार फिर विक्रम सिंह की भयानकता से डर गए थे। पेंग, उसने अपनी हथेली को पंजे की तरह बनाया। पेंग की आवाज आई और एक नीली लो उसके पंजों में जम गई जिसमें एक अत्यंत हिंसक आभा थी। विक्रम सिंह के हाथ के एक झटके से दर्जनों लाशें तुरंत जलने लगी। विक्रम सिंह आग के सागर से एक एक कदम बाहर आया। उसके पीछे की लाशें सब राख बन गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई। विक्रम सिंह एक हत्यारा राक्षस है। महाशून्य आश्रम का एक भी शिष्य नहीं बचा। क्या उसे महाशून्य आश्रम के पलटवार का डर नहीं है? तारामंडल स्तर के योद्धा के बिना कोई भी विक्रम सिंह को नहीं संभाल सकता। कई छिपे हुए योद्धाओं ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि 8वें स्तर के योद्धा भी विक्रम सिंह द्वारा तुरंत मार दिए गए थे। उनका लड़ने का कोई भी प्रयास बस मौत को बुलाना था। विक्रम सिंह के जाने के बाद विभिन्न देशों की बड़ी ताकतों और कुछ शक्तिशाली घुमंतु योद्धा छिपकर बाहर आए, जिनमें रक्षक जयंत भी शामिल था। लड़ाई के चौंकाने वाले परिणाम का सामना करते हुए दर्जनों शक्तिशाली लोग शांत हो गए। 8वें स्तर का योद्धा होकर भी वह 9वें स्तर के योद्धा को तुरंत मार सकता है, यह मानना मुश्किल है। इन सभी वर्षों में 4 साम्राज्यों में विक्रम सिंह जैसा कोई भी भयानक प्रतिभाशाली नहीं हुआ है। यह इंसान क्रूर और बेरहम है। उसे नाराज करने का मतलब निश्चित मौत है। दर्जनों योद्धाओं के चेहरे का रंग उड़ गया और वे जितना ज्यादा बोलते उतना ही ज्यादा डरते गए। इन ताकतवर लोगों के डरे हुए चेहरों को देखते हुए रक्षक जयंत ने अपनी भय सिकुड़ी और कहा, विक्रम सिंह को सबसे मजबूत प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता है और उसकी शक्ति निर्विवाद है। नवखंड शक्ति चक्र को पाने के लिए केवल हमारी ताकत पर भरोसा करना असंभव है, जब तक कि कोई तारामंडल स्तर का योद्धा ना हो। विक्रम सिंह की वर्तमान ताकत 8वें स्तर के योद्धाओं को तुरंत मारने के लिए काफी थी। वक्त तारामंडल स्तर के नीचे अपराज था। केवल तारामंडल स्तर का एक योद्धा ही शायद विक्रम सिंह को संभाल सकता था। हम सब यहाँ नवखंड शक्ति चक्र के लिए हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैंने इसे पाने की हिम्मत खो दी है। एक ताकतवर आदमी ने अपना सिर हिलाया। इसे स्वीकार करने में उसे शर्म नहीं आई। आप सब ने देखा है, महाशून्य आश्रम के इतने सारे लोग मारे गए और पवन विद्युत आश्रम का प्रमुख भी विक्रम सिंह द्वारा मारा गया। हमने भी विक्रम सिंह को नाराज किया है और वह निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा। इस राक्षस के होने से यह हमारे आश्रमों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों ना हम सब मिलकर उसे मार दें? एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, बिल्कुल सही। नवखंड शक्ति चक्र के लिए नहीं, बस विक्रम सिंह को मारने के लिए दूसरे व्यक्ति ने सहमति दी। रक्षक जयंत, यहां सबसे ज्यादा ताकतवर आप हैं। आप क्या सोचते हैं? किसी ने रक्षक जयंत की ओर मुड़कर पूछा। ध्रुवतारा आश्रम के रक्षक जयंत। भीड़ ने आश्चर्य और ओ भरी निगाहें उसकी ओर भेजी। यह सुनकर रक्षक जयंत ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गंभीरता से कहा, हालांकि विक्रम सिंह की ताकत जबरदस्त है। अगर हम सब हाथ मिला लें तो विक्रम सिंह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसकी शक्ति आखिरकार खत्म हो जाएगी। जब वह समय आएगा तो उसकी मौत निश्चित होगी। अगर यह आदमी नहीं मरा तो उसकी भयानक शक्ति बढ़ने की गति के साथ महाशून्य आश्रम, पवन विद्युत आश्रम और ध्रुवतारा आश्रम को भी शायद विनाश का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर 3 प्रमुख ताकतों के सभी ताकतवर लोग एक साथ पीले पड़ गए। रक्षक जयंत ने रुककर कहा, नवखंड शक्ति चक्र का अस्तित्व विभिन्न देशों के सम्राटों द्वारा बहुत महत्व रखता है और 3 बड़े साम्राज्यों ने पहले ही देववीरा साम्राज्य पर दबाव डाला है। आकाश चौहान इसी मामले पर विक्रम सिंह को ढूंढने आए थे। यह संभावना नहीं है कि यह चक्र हमारे हाथों में आएगा, इसलिए हमें इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात विक्रम सिंह से छुटकारा पाना है। विक्रम सिंह भयानक था और विभिन्न देशों की प्रमुख ताकतों में अंबरमेघ आश्रम को छोड़कर सभी ने पहले ही कदम उठा लिए थे। अगर वे जल्दी से विक्रम सिंह से छुटकारा नहीं पाते तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि वहां मौजूद बहुत से लोगों ने सहमति नहीं दी। नहीं, यह कहना ज्यादा सही होगा कि ना तो सहमति दी और ना ही असहमति दी। किसी को नहीं पता था कि रक्षक जयंत के कोई और मकसद थे या नहीं। वहां मौजूद ताकतवर लोग मूर्ख नहीं थे, यह देखते हुए कि वे भी नवखंड शक्ति चक्र की तलाश में थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि वे विक्रम सिंह से छुटकारा पाने की आवश्यकता पर दृढ़ता से विश्वास करते थे और यह बहुत जरूरी था। इस समय विक्रम सिंह तलवार उड़ान का उपयोग करके शाही राजधानी की ओर जा रहा था।
लेकिन विक्रम सिंह को यह उम्मीद नहीं थी कि जब तक वह आकाश चौहान तक पहुंचा तब तक आकाश चौहान पहले ही अधीन हो चुके थे और बुरी तरह घायल थे। देववीरा साम्राज्य के महान सेनापति पर भी हमला करने की हिम्मत। यह लोग असाधारण रूप से साहसी थे। आज मुसीबतें एक के बाद एक आ रही थी। यह दिखा रहा था कि नवखंड शक्ति चक्र 4 साम्राज्यों के साधकों के लिए कितना मोहक था। जिन 2 लोगों ने आकाश चौहान को घायल किया था, वे दोनों बूढ़े थे। प्रत्येक 8वें स्तर के योद्धा थे, जिनकी ताकत जबरदस्त थी। क्या तुम 2 बूढ़े मूर्खों ने दुस्साहस हृदय खा लिया है? देववीरा साम्राज्य के महान सेनापति पर भी हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? विक्रम सिंह ने दोनों बूढ़ों को घूरते हुए ठंडे होकर कहा। एक बूढ़े ने उपहास किया, क्या तुम भी देववीरा साम्राज्य के सेनापति नहीं हो? और फिर भी बहुत से लोग नवखंड शक्ति चक्र के लिए तुम्हें मारना चाहते हैं। बहुत हो गई बातें। नवखंड शक्ति चक्र हमारे हवाले करो, वरना हम आकाश चौहान को मार देंगे। दूसरे बूढ़े ने विक्रम सिंह पर घोड़कर धमकी देते हुए कहा। उसका पंजा आकाश चौहान की गर्दन पर था। सेनापति, यह एक देववीरा साम्राज्य के अंबरमेघ आश्रम के 2 बड़े हैं। आकाश चौहान ने भारी घावों के साथ चिल्लाया। अंबरमेघ आश्रम? विक्रम सिंह ने भौहे से कुनी एक और अनजान आश्रम का नाम हमफ अगर तुम जानते हो तो क्या हुआ? नवखंड शक्ति चक्र के साथ अंबरमेघ आश्रम बड़ी ताकतों से नहीं डरेगा। उपहास किया। उसकी निगाहें सब पर थी। दोनों बूढ़ों पर ठंडी नजर डालते हुए विक्रम सिंह ने बिना किसी भाव के कहा, जो मुझे धमकी देते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। अगर तुम अभी सेनापति को छोड़ दो तो मैं तुम्हें ना मारने पर विचार कर सकता हूं। धमाका फुस! एक बूढ़े ने आकाश चौहान के पेट में एक बेरहम हथेली मारी। टेरेबल शक्ति ने आकाश चौहान को ताजा खून उगलने पर मजबूर कर दिया। उसका घाव तुरंत और बिगड़ गया। विक्रम सिंह, अगर तुम नवखंड शक्ति चक्र हमारे हवाले नहीं करते तो मुझे नहीं पता कि आकाश चौहान कब तक टिक पाएगा। बूढ़े ने भयंकर रूप से चिल्लाया। विक्रम सिंह का चेहरा बर्फ ठंडा था और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे ने लोगों को सीधे देखने की हिम्मत नहीं दी। लेकिन दोनों बूढ़े 8वें स्तर के योद्धा थे और एक ने आकाश चौहान को पकड़ रखा था। इसलिए विक्रम सिंह ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि आकाश चौहान को चोट लग सकती है। आकाश चौहान देवरा साम्राज्य के महान सेनापति थे, जो सैनिकों को युद्ध में नेतृत्व करते थे और वह पूरे साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। साम्राज्य को उनकी जरूरत थी। नवखंड शक्ति चक्र चाहिए, है ना? विक्रम सिंह ने हाथ से इशारा किया और एक नाजुक सुनहरी चक्र उसकी हथेली में हवा में प्रकट हुआ। विक्रम सिंह ने ठंडे होकर कहा, चक्र यही है। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और छीन लो, इसे यहां फेंको। एक बूढ़े ने गुस्से में गुर्राया। वह मूर्ख नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार जब उसने कदम उठाया तो विक्रम सिंह उसे अपनी भयानक गति से तुरंत अक्षम्या यहां तक कि मार भी सकता था। हमम आकाश चौहान को पकड़े हुए बूढ़े ने अपनी पकड़ को और कस दिया। विक्रम सिंह को एक धमकाने वाली घड़ दी। क्योंकि तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें यह दूंगा। विक्रम सिंह ने ठंडे होकर कहा। बिना हिचकिचाहट के उस नाजुक चक्र को फेंक दिया। आकाश चौहान की शक्ल नाटकीय रूप से बदल गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सिंह इतनी निर्णायक रूप से काम करेगा। एक बूढ़े ने हवा में पकड़ा और तुरंत नवखंड शक्ति चक्र को अपनी ओर खींच लिया। उसके चेहरे पर एक आनंदित मुस्कान आ गई। बिना किसी प्रयास के इसे मिल गया। नवखंड शक्ति चक्र आखिरकार मेरे हाथों में है। अब तुम उसे छोड़ सकते हो। विक्रम सिंह ने ठंडे होकर पूछा। हम विक्रम सिंह, तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। आकाश चौहान को पकड़े हुए बूढ़े ने उपहास किया। लेकिन तुम्हारी ताकत हमसे ज्यादा है। अगर हम उसे अभी छोड़ देते हैं तो क्या हम जिंदा बचेंगे? विक्रम सिंह का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसके अंदर रेज उबल रहा था। उसकी बर्फीली आंखें इंसान की भावनाओं से रहित थी, एक ठंडे खून वाले जानवर की तरह। तो तुम क्या चाहते हो? विक्रम सिंह ने ठंडे होकर पूछा। बूढ़े ने उपहास करते हुए मुस्कुराया। खुद को घायल कर लो। क्या तुम जानते हो मुझे धमकी देने के क्या परिणाम होते हैं? विक्रम सिंह ने धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई। ठंडे होकर पूछा। जैसे ही उसने अपने शरीर के अंदर की शक्ति को सक्रिय किया, वह खुद को घायल करने के लिए तैयार दिख रहा था। महासेनापति, रुकिए। एक बार आप घायल हो गए तो वे आपको मार देंगे। आकाश चौहान ने निराशा में चिल्लाया। बिल्कुल सही, हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारा अस्तित्व हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस बूढ़े ने चक्र को कसकर पकड़ा था, उसने उपहास किया।
शक चक्र पकड़े हुए बूढ़े की ओर एक भयंकर गति के साथ विक्रम सिंह ने अपनी हथेली को पंजे में मोड़ा और जोर से चिल्लाया। नाजुक चक्र तुरंत एक भयानक खिंचाव शक्ति के साथ फट गया। उस पल में बूढ़ा चक्र के अंदर खींच लिया गया। तीसरे बड़े आकाश चौहान को पकड़े हुए बूढ़ा हॉरोफाइड था। उसकी आंखें सदमे में चक्र पर टिकी थी। ससोतश बूढ़े के डर के पल में ताजा खून की एक धारा बाहर निकली और आकाश चौहान को पकड़े हुए हाथ काट दिया गया। बूढ़े का चेहरा हौरा से कांप गया क्योंकि उसने अपने कटे हुए हाथ को देखा। एक्सक्रूएटिंग दर्द उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था और वह टेरर में चीखने लगा। एक बूढ़े को चक्र में समाये जाने से लेकर विक्रम सिंह द्वारा दूसरे बूढ़े का हाथ काटने और आकाश चौहान को बचाने तक यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ। भयानक गति के साथ सस आकाश चौहान को बचाने के बाद विक्रम सिंह फिर से प्रकट हुआ और कई तलवार की रोशनी के एक फ्लैश में बूढ़े के अंग काट दिए। खून बुरी तरह से बह रहा था। विक्रम सिंह, तुम कमीने, बूढ़ा अत्यधिक दर्द में टेरर में था। बस मौत का इंतजार करो, विक्रम सिंह ने ठंडे होकर कहा। विक्रम सिंह ने इशारा किया और नवखंड शक्ति चक्र उड़कर आया। फिर उसने उस बूढ़े को छोड़ दिया जो उसमें समा गया था। चक्र बूढ़ा अभी बाहर आया था और तुरंत घबराहट में चिल्लाया। लेकिन जब उसने दूसरे बूढ़े की डरावनी चीखें सुनी तो उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। धमाका फुस, उस पल में विक्रम सिंह ने एक मुक्का मारा। टेरेबल शक्ति ने बूढ़े को ताजा खून उगलने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि बूढ़ा दूर फेंका जाता, विक्रम सिंह ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वापस खींच लिया। धमाका फुस। एक और मुक्के के साथ विक्रम सिंह ने बूढ़े की पीठ पर वार किया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ क्योंकि उसने उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद ताजा खून का एक और फहारा निकला। 2 मुक्कों के बाद बूढ़े को गंभीर चोटें आई। विक्रम सिंह बुरी तरह घायल, बूढ़ा टेरिफाइड था। अब वह उठ नहीं पा रहा था। मुझे धमकी देने के परिणाम ठीक उसी तरह जैसे उसके साथ हुआ। विक्रम सिंह ने कटे हुए हाथों और पैरों वाले बूढ़े की ओर इशारा करते हुए ठंडे होकर कहा। उसका हाथ सर्वोच्च शक्ति तलवार पकड़े हुए था और बिना हिचकिचाहट के दूसरे बूढ़े के दोनों हाथ और पैर काट दिए। खून बह निकला और दोनों बूढ़े लगातार चीखते रहे। गंभीर चोटों के साथ एग्नाइजिंग दर्द सहते हुए मौत का इंतजार कर रहे थे। यह उनका भाग्य था जिन्होंने विक्रम सिंह को धमकी दी थी। विक्रम सिंह के क्रूर और निर्मम तरीके देखकर प्रताप भय से कांप रहा था। वह डर के मारे विक्रम को घूर रहा था। प्रताप के लिए यह कल्पना करना बेहद मुश्किल था कि एक 17-18 साल का लड़का ऐसी भयावह मारकाट मचा सकता है। यहां तक कि साम्राज्य के सबसे बहादुर सैनिक भी विक्रम जितने निर्मम और बेरहम नहीं थे। विक्रम सिंह, अगर तुझ में हिम्मत है तो हमें मार डाल, एक वृद्ध गुस्से में चिल्लाया। अब वह दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। उसके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए थे और अगर वह बच भी जाता तो उसकी जीने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस सुनसान जंगल में कौन आएगा? अगर कोई आता भी है तो उनके पहुंचने तक दोनों वृद्ध शायद ही जीवित बचते। वे इतने कमजोर होते कि बोल भी ना पाते। कौन उन्हें खोज पाएगा, या शायद तब तक वे मर चुके होते और विभिन्न राज्यों के शक्तिशाली लोग, जिनमें हवनागिरी मठ के योद्धा भी शामिल थे। जब उन्हें पता चला कि विक्रम राजधानी की ओर जा रहा है तो किसी ने भी उसका पीछा नहीं किया। वे इंतजार कर रहे थे कि शिकार खुद चलकर उनके पास आए। सेनापति, चलिए इन्हें धीरे धीरे मरने दीजिए या फिर हवनागिरी मठ के लोगों का इंतजार कीजिए ताकि वह इनकी लाशें उठा सके, विक्रम ने उदासीनता से कहा। उसने वृद्धों के दर्द भरे श्राप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। चाहे वृद्ध कितना भी श्राप दें या चिल्लाएं, विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रताप ने गहरी सांस ली, खुद को जितना हो सके उतना शांत करने की कोशिश कर रहा था। विक्रम बिना एक शब्द बोले बहुत जल्दी मारकाट मचा देता था और प्रताप को सचमुच डर था कि राजधानी पहुंचने पर भी विक्रम ऐसा ही बर्ताव करेगा। अगर वे तीनों बड़े साम्राज्यों को नाराज करते तो युद्ध तय था। पूरे रास्ते प्रताप घबराया हुआ था। विक्रम की हैसियत अब सिर्फ महासेनापति तक सीमित नहीं थी और जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ रही थी उसकी हैसियत भी धीरे धीरे और भयानक होती जा रही थी। इसलिए मन में इतनी सारी चिंताओं के साथ भी प्रताप ने विक्रम से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि वह तीनों बड़े साम्राज्यों से कैसे निपटेगा। 1 घंटे से भी ज्यादा समय में विक्रम और प्रताप राजधानी पहुंच गए। महासेनापति का स्वागत है। राजधानी में प्रवेश करते ही साम्राज्य के सैनिकों ने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। कोई भी अधिकारी हो, सभी को विक्रम और प्रताप का सम्मानपूर्वक अभिवादन करना पड़ता था। पिछली बार शाही शहर में हुई घटना के बाद साम्राज्य के कई अधिकारियों ने विक्रम को अलग अलग चित्रों के माध्यम से पहचान लिया था ताकि किसी दिन अनजाने में उसे नाराज ना कर दें। कोई भी श्रीमान या
आदव के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता था। अब पूरा यादव परिवार आम नागरिकों में बदल गया था और यादव परिवार का पूरी तरह से पतन हो चुका था। महासेनापति का स्वागत है। सूर्य और प्रकाश के नेतृत्व में आकाश छाया घुड़सवार और काली पताका सेना के सैनिक पहले से ही राजमहल के द्वार पर स्वागत के लिए इकट्ठा थे, जिसमें साम्राज्य के कई अधिकारी भी शामिल थे। हालांकि कई अधिकारियों के चेहरे बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। सभी पर थोड़ी बहुत चिंता थी। जाहिर है तीनों बड़े साम्राज्यों के दबाव ने उन्हें घबराहट में डाल दिया था। राजगुरु को प्रणाम। राजगुरु विश्वनाथ और सेनापति जय सिंह ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। राजगुरु विश्वनाथ ने सम्मानपूर्वक कहा, राजगुरु सेनापति ने आपको जरूर बताया होगा कि तीनों बड़े साम्राज्य साफ तौर पर चाहते हैं कि आप नवस्तंभ शक्ति स्तूप उन्हें सौंप दें। आपका क्या विचार है? विक्रम ने उदासीनता से पूछा। बिना रुके वह सीधे मुख्य राजमहल की ओर बढ़ा। सेनापति जय सिंह ने जल्दी से जवाब दिया, हम हर बात में राजगुरु के आदेशों का पालन करेंगे। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। महल के द्वार पर पहुंचकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। राजगुरु विश्वनाथ और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी भी उसके पीछे चल रहे थे। भव्य हॉल के अंदर राजा महेंद्र विभिन्न राज्यों के सम्राट और राजगुरु बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। राजा महेंद्र का चेहरा बहुत खराब लग रहा था। वह तीनों बड़े साम्राज्यों की धमकियों के खिलाफ असहाय थे और उनमें अभी उनसे मुकाबला करने का आत्मविश्वास भी नहीं था। सम्राट को प्रणाम। विक्रम ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसकी ठंडी निगाह राजा रुद्र और अन्य दो सम्राटों पर पड़ी। राजा महेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, विक्रम आ गया है। नवस्तंभ शक्ति स्तूप उसे सौंपना है या नहीं यह उसी पर निर्भर करता है। दूसरों के खजाने पर टिप्पणी करना दूसरों का काम नहीं है। खून राजा महेंद्र के शब्दों में ताना था। जाहिर है वह राजा रुद्र और अन्य दो सम्राटों पर दूसरों का खजाना हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे थे। शक्तिगढ़ साम्राज्य के सम्राट ने गहरी आवाज में कहा, सम्राट महेंद्र आपका क्या मतलब है? नवस्तंभ शक्ति स्तूप स्पष्ट रूप से देवभूमि घाटी का है। हम चारों बड़े साम्राज्यों का उसमें हिस्सा है। हम विक्रम को उसे अकेले कैसे रखने दें? राजा रुद्र सहित तीनों सम्राटों ने गुस्से में विक्रम को घोरा। राजा रुद्र ने भारी लहजे में कहा, विक्रम सिंह तुमने अकेले देवभूमि घाटी में लोगों का नेतृत्व करने की हिम्मत की, चारों बड़े साम्राज्यों की गरिमा की अवहेलना की और देवभूमि घाटी के नवस्तंभ शक्ति स्तूप को अपने लिए ले लिया। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? विक्रम सिंह हल्का सा ठंडा हंसा और कहा, अगर मुझे यह पता होता तो मैं उस आत्मिक पशु के बुलावे को ठुकरा देता, उसे उग्र होने देता, देवभूमि घाटी को नष्ट करने देता और यहां तक कि तुम्हें भी खत्म करने देता। खत्म करने देता कहते हुए विक्रम की बर्फीली निगाह तीनों सम्राटों पर पड़ी। कड़ाके की आवाज। राजा रुद्र गुस्से में अपनी सीट से उठ खड़े हुए और क्रोध से चिल्लाए, बदतमीज तू बच्चा, इतनी धीर बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? और यहां तक कि हमारे तीनों बड़े साम्राज्यों को खत्म करने का सपना देख रहा है। अगर राजा रुद्र को लगता है कि मैंने गलत कहा है तो क्यों ना मैं उस आत्मिक पशु को बुला लूं और आप उससे बात कर लें। मैं शायद उसे वापस देवभूमि घाटी में भेजने में भी मदद कर सकता हूं। विक्रम ने ठंडी शांत हंसी के साथ कहा। यह सुनकर राजा रुद्र और दूसरों के चेहरे अचानक बदल गए और वे तुरंत शांत हो गए। राजा रुद्र, सिर्फ शब्दों से सबूत नहीं मिलता। क्या आप सबूत पेश कर सकते हैं कि नवस्तंभ शक्ति स्तूप देवभूमि घाटी में ही मिला था? राजगुरु विश्वनाथ ने व्यंग से पूछा। विक्रम बिना डरे एक खाली जगह पर बैठ गया और कहा, मैं भी यह सबूत देखना चाहूंगा। खून सबूत की क्या जरूरत है? प्रतिभाशाली योद्धाओं की लड़ाई के दौरान तुमने अर्नव के साथ अपनी लड़ाई में नवस्तंभ शक्ति स्तूप का इस्तेमाल नहीं किया था। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था, फिर भी तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इससे साबित होता है कि तुम्हारे पास तब वह नहीं था। लेकिन जब तुम दूसरी बार देवभूमि घाटी में गए और अजीत के साथ लड़े तो नवस्तंभ शक्ति स्तूप सामने आया। क्या यह साबित नहीं करता कि नवस्तंभ शक्ति स्तूप देवभूमि घाटी में मिला था? सागरगढ़ के सम्राट ने मजाक उड़ाया। अपने हाथ के इशारे से विक्रम ने परम नागदेव तलवार को बाहर निकाला और एक शक्तिशाली आभा के साथ वह एक जोरदार झंकार के साथ हॉल के बीच में उड़कर आ गई। राजा महेंद्र ने गुस्से में चिल्लाया, हास्यास्पद, कितनी बेतुकी बात है। क्या तुम सागरगढ़ साम्राज्य के सम्राट के रूप में ऐसा ही व्यवहार करते हो? यह किस तरह का बेतुका तर्क है? क्या तुम्हारा दिमाग है भी? तुम सागरगढ़ के सम्राट गुस्से से लाल हो गए। उनका गुस्सा लगभग फूट पड़ा क्योंकि उन्होंने राजा महेंद्र को फेयरली घूरा। मैंने भी इस तलवार का इस्तेमाल प्रतिभाशाली योद्धाओं की लड़ाई के दौरान नहीं किया था।
यह सिर्फ अजीत के साथ मेरी लड़ाई में सामने आई। क्या इसका मतलब यह भी देवभूमि घाटी से मिली थी? क्या मेरे से जुड़े सभी खजाने जो प्रतिभाशाली योद्धाओं की लड़ाई में सामने नहीं आए लेकिन अजीत से लड़ने के बाद सामने आए वे सभी देवभूमि घाटी से हैं? यह किस तरह का तर्क है? विक्रम ने ठंडी आवाज में पूछा। विक्रम ने इशारा किया और परम नागदेव तलवार उसके अंदर वापस चली गई। फिर उसने उपहास किया, अगर हम तुम तीनों सम्राटों के इस घटिया तर्क का इस्तेमाल करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे तीनों बड़े साम्राज्यों के सिंहासन मेरे हैं, कि तीनों बड़े साम्राज्यों के अंदर सब कुछ मेरा है? यह सुनकर तीनों बड़े सम्राट क्रोध से उबल पड़े। विक्रम ने उनके सिंहासनों पर लालच करने की हिम्मत की। विक्रम सिंह, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना बंद करो। नवस्तंभ शक्ति स्तूप सौंप दो। शक्तिगढ़ के सम्राट ने अधिकारपूर्ण लहजे में गुस्से में चिल्लाया। मैं तुमसे बकवास करते करते थक गया हूं। विक्रम ने ठंडी हंसी के साथ कहा, नवस्तंभ शक्ति स्तूप की वजह से मेरे पिता कहां है यह ज्ञात है। पहले कैलाश मठ, फिर वज्रगिरी मठ, तारागिरी मठ और हवनागिरी मठ के लोग एक एक करके मुझसे निपटने आए। नवस्तंभ शक्ति स्तूप को हड़पना चाहते थे। मैंने इन पुराने हिसाबों को नोट कर लिया है और मैं साफ साफ कह दूं, जब मैं हिसाब बराबर करने आऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे रोकोगे नहीं। यह कहकर विक्रम ने नवस्तंभ शक्ति स्तूप को जादुई रूप से अपनी हथेली में प्रकट होने का इरादा किया, जो सुनहरी दिव्य रोशनी बिखेर रहा था और एक शक्तिशाली आभा फैला रहा था। अंत में क्या तुम लोग सिर्फ नवस्तंभ शक्ति स्तूप चाहते हो? विक्रम ने उपहास के साथ पूछा। अपना हाथ फेंका। स्तूप बाहर उड़ गया और हॉल के बीच में हवा में लटका रहा। नवस्तंभ शक्ति स्तूप को देखकर भव्य हॉल में हर कोई सतर्क हो गया। हालांकि यह कोई भयानक दमनकारी शक्ति नहीं छोड़ रहा था, वे फिर भी आशंकित थे। ऐसे खजाने को हर कोई अपने पास रखना चाहता था। विक्रम खड़ा हो गया और ठंडी आवाज में कहा, असल में मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, देवभूमि घाटी तुम्हारी कब से हो गई? जब देवभूमि घाटी का अस्तित्व था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। क्या तुम जानते भी हो कि देवभूमि घाटी क्या है? तुम नहीं जानते, तुम बस इसे जबरदस्ती हड़प रहे हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। राजा रुद्र, अन्य सम्राट और राजगुरु, उनके चेहरे अविश्वसनीय रूप से काले पड़ गए थे। सभी की इच्छा थी कि वे उसी समय विक्रम को टुकड़ों में फाड़ दें। नवस्तंभ शक्ति स्तूप यही है। कौन इसे चाहता है? विक्रम ने उपहास किया। शक्तिगढ़ के सम्राट, क्या तुम इसे चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि चंद्रगढ़ साम्राज्य तुम्हारे शक्तिगढ़ साम्राज्य को नष्ट कर देगा? सागरगढ़ के सम्राट, क्या मैं इसे तुम्हें पहले दूं ताकि अन्य 3 साम्राज्य तुम्हें मिटा दें, या क्या मैं इसे चंद्रगढ़ के सम्राट को दूं? आखिर चंद्रगढ़ साम्राज्य चारों में सबसे आगे है। शायद वह अन्य 3 साम्राज्यों का सामना कर सकता है। ऐना? विक्रम की बातें सुनकर भव्य हॉल में सन्नाटा छा गया। विभिन्न सम्राटों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। नवस्तंभ शक्ति स्तूप किसे दिया जाना चाहिए? अगर राजा रुद्र को दिया जाता तो अन्य 3 बड़े सम्राट निश्चित रूप से खुश नहीं होते। किसी को भी देने से बाकी 3 नाक हो जात। कोई नहीं चाहता। विक्रम ने तीनों सम्राटों से पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। विक्रम ने इशारा किया और नवस्तंभ शक्ति स्तूप उसके शरीर में वापस समा गया। उसने उपहास किया, जब दिया जा रहा है तो तुम नहीं लेते तो तुम इसे जबरदस्ती कैसे लेने की उम्मीद करते हो? मुझे सचमुच नहीं पता कि तुम लोग क्या चाहते हो। तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। विक्रम की बातें सुनकर तीनों बड़े सम्राट और राजगुरु लगभग अपने ही खून में डूब गए। राजा महेंद्र और अन्य लोग मुश्किल से अपनी हंसी को दबा पाए। तीनों सम्राटों, मैंने उन लोगों को बुलाया जिन्हें आप चाहते थे और नवस्तंभ शक्ति स्तूप को बाहर भी लाया। आप लोगों ने खुद इसे नहीं चाहा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। राजा महेंद्र ने जल्दी से कहा, यह मेरा काम नहीं है वाला रवैया अपनाते हुए। खून राजा रुद्र ने भारी भरकम आवाज में सांस ली। फिर गुस्से में विक्रम को घूरते हुए भव्य हॉल से बाहर चले गए। शक्तिगढ़ के सम्राट और सागरगढ़ के सम्राट भी चले गए।
वे एक 18 साल से भी कम उम्र के किशोर से बहस में हारने के बाद कैसे रह सकते थे। जैसे ही तीनों सम्राट चले गए, राजा महेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने गंभीरता से कहा, विक्रम सिंह, उनमें तुम्हें मारने की इच्छा पहले ही विकसित हो चुकी है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनके लिए एक खतरा है और यह संभव है कि सभी राज्यों की प्रमुख शक्तियां भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अगर तुम में ताकत है तो मुझे दिखाओ कि तुम उन्हें कैसे रोकते हो। उन्हें वश में करें। विक्रम सिंह ने आश्चर्य से राजा महेंद्र को देखा। क्या राजा महेंद्र को उस पर इतना भरोसा था? राजा महेंद्र की बातों से राजगुरु विश्वनाथ जैसे उच्च अधिकारियों को भी हैरानी हुई। क्या यह वही सम्राट थे जो पहले हर चीज पर विचार करते थे? इसके अलावा राजा महेंद्र की बातों से यह पता चल रहा था कि वह चंद्रगढ़ साम्राज्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे। तीनों बड़े साम्राज्यों के दबाव ने पहले ही इस सम्राट को बेइज्जत कर दिया था। बिल्कुल सही। चंद्रगढ़ साम्राज्य बाकी साम्राज्यों का मुखिया है, तो क्या वह बूढ़ा राजा रुद्र अन्य साम्राज्यों को अपनी जगह लेने देगा? नवस्तंभ शक्ति स्तूप उसे केवल अपने सिंहासन को स्थिर करने देगा। वह असल में तुमसे निपटना चाहता है। उन्होंने पहले ही तुम्हारी पहचान का पता लगा लिया होगा। तुम सूर्यगढ़ साम्राज्य का भविष्य हो, जो साम्राज्य को उनसे आगे ले जा सकता है। क्या वह बूढ़ा हमें सफल होने देगा? राजा महेंद्र ने गंभीरता से कहा। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। धीरे धीरे चलते हुए राजा महेंद्र ने विक्रम सिंह की ओर देखा और आगे कहा, विक्रम सिंह, तुम्हारी प्रतिभा के साथ तिर्यक आत्मा क्षेत्र में कदम रखना मुश्किल नहीं है। तुम्हारी मौजूदा ताकत और नवस्तंभ शक्ति स्तूप की मदद से तिर्यक आत्मा क्षेत्र के लोगों को भी तुमसे डरना पड़ेगा। क्या सम्राट को युद्ध छिड़ने की चिंता नहीं है? विक्रम सिंह ने पूछा। राजा महेंद्र ने ठंडे अंदाज में कहा, युद्ध इतनी आसानी से शुरू नहीं होता। इसके अलावा क्या मैंने हस्तक्षेप करने के लिए कहा? वैसे भी आकाश छाया घुड़सवार और काली पताका सेना की जबरदस्त ताकत के साथ अगर युद्ध छिड़ता भी है तो यह अभी भी तय नहीं है किसे नुकसान होगा जब तक कि तीनों देश मिलकर हमारे खिलाफ नहीं आते। एक पल रुककर राजा महेंद्र ने कहा, हालांकि मुझे शक्तिगढ़ साम्राज्य और सागरगढ़ साम्राज्य के बारे में सचमुच चिंता है। नवस्तंभ शक्ति स्तूप की घटना के कारण हमने उन्हें भी नाराज कर दिया है। तुम्हारी मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक है, क्योंकि अलग अलग देशों की सभी प्रमुख शक्तियां नवस्तंभ शक्ति स्तूप को छीनना चाहती हैं। मैं अकेले तुम्हारी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। मैं समझता हूं, लेकिन उनके लिए मेरे खजाने को छीनना आसान नहीं होगा। विक्रम सिंह ने हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह तिर्यक आत्मा क्षेत्र के लोगों को छोड़कर किसी से नहीं डरता था। संक्षेप में, तीनों बड़े साम्राज्य और अन्य प्रमुख ताकतें इस खेल में शामिल हो गए थे और सभी का एक ही लक्ष्य था, विक्रम सिंह को मारना और नवस्तंभ शक्ति स्तूप को छीनना। राजा महेंद्र की ओर देखते हुए विक्रम सिंह ने कहा, जहां तक युद्ध की बात है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जितनी गहरी नफरत बढ़ती है, उतनी ही जल्दी एक बड़ा युद्ध आएगा। महासेनापति ने जो कहा वह पूरी तरह से सही है। हमें सतर्क रहना होगा। प्रताप गंभीर भाव से सिर हिलाते हुए सहमत हुआ। राजा महेंद्र ने कहा, तो आकाशाया घुड़सवार और काली पताका सेना को और भी मजबूत बनाओ। वे साम्राज्य के सैनिक हैं, साथ ही तुम्हारे भी सैनिक हैं। उन्हें अजय योद्धा बनाओ। उनके नाम से ही अन्य तीनों साम्राज्यों को थराने दो। विक्रम सिंह, तुम 5वीं श्रेणी के कलाकृति परिष्कृत करता हो और तुम्हारे पास विचार निर्माण की क्षमता है जो आध्यात्मिक कलाकृति बनाने में बेजोड़ है। तुम्हें जो भी सामग्री चाहिए मैं तुम्हें दिलवा सकता हूं। साम्राज्य के सभी सबसे बेहतरीन सैनिक तुम्हारी कमान में होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम यह सब संभाल सकते हो। राजा महेंद्र ने गंभीरता से कहा, विक्रम सिंह पर बहुत भरोसा दिखाते हुए। मैं इतना सक्षम नहीं हूं। विक्रम सिंह ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। राजा महेंद्र हंसे, तुम्हारी क्षमताएं काफी महत्वपूर्ण है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। स्वामी बहुत विनम्र है। सेनापति जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। स्थिति इतनी गंभीर होने पर मुझे भी तैयारी करनी होगी। जब आकाशाया घुड़सवार और काली पताका सेना तैयार हो जाए तो मुझे अपराज नगर में ढूंढ लेना। विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा। इतना कहकर कवच को बुलाया गया और एक भयानक आभा तुरंत पूरे हॉल में फैल गई। पंखों के फड़फड़ाने के साथ विक्रम सिंह सीधे हॉल से बाहर उड़ गया, आकाश में ऊंचाई पर गया और पलक झपकते ही महल से गायब हो गया। महासेनापति को प्रणाम। आकाश छाया घुड़सवार और काली पताका सेना के सदस्यों ने एक साथ चिल्लाया। उनकी आवाजें गड़गड़ाहट जैसी और दिल को हिला देने वाली थी।
भयानक आभा और जबरदस्त गति ने महल में कई अधिकारियों और योद्धाओं को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। भव्य हॉल के अंदर तिर्यक आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली राजा महेंद्र भी प्रशंसा से भरा हुआ था। प्रताप ने तुरंत आकाश छाया घुड़सवार और काली पताका सेना को आदेश दिया कि वे तुरंत त्यांजो में पराजय नगर की ओर चले। ऊंचे आसमान के ऊपर राजा रुद्र राजगुरु के साथ उड़ रहे थे। उनका चेहरा बेहद उदास था। बाकी दोनों सम्राट भी अपने साम्राज्यों में लौट गए। राजगुरु जैसे ही हम साम्राज्य लौटेंगे तुरंत लोगों को विक्रम सिंह की हत्या के लिए भेजें। हमें किसी और से पहले नवस्तंभ शक्ति स्तूप को छीनना होगा। राजा रुद्र ने व्यंग से कहा। उनकी आंखों में भयानक हत्या की इच्छा थी। इस युवक की प्रतिभा डरावनी है और उसकी विकास दर और भी ज्यादा। हम उसे बिल्कुल भी जीवित नहीं रहने दे सकते। राजगुरु सहमत हुए। कुछ सोचने के बाद राजगुरु ने जोड़ा, हमारे पास अब जो जानकारी है उसके अनुसार सभी देशों की प्रमुख शक्तियों ने पहले ही अपनी चालें चल दी हैं। हालांकि कोई भी सफल नहीं हुआ है। कम से कम विक्रम सिंह ने उनसे दुश्मनी तो मोल ले ली है। उसकी ताकत जबरदस्त है और वे उसे और मजबूत नहीं होने देंगे। खून विक्रम सिंह को मरना ही होगा। राजा रुद्र गुस्से में दांत पीस रहे थे। विक्रम सिंह के लिए उनकी नफरत बहुत गहरी थी। इस बीच सागरगढ़ साम्राज्य के सम्राट ने अपने साम्राज्य वापस लौटते समय ठंडे अंदाज में आदेश दिया, लोगों को तुरंत तारागिरी मठ का समर्थन करने के लिए भेजो और जल्द से जल्द विक्रम सिंह से छुटकारा पाओ। हम उसे एक और सफलता नहीं हासिल करने दे सकते। नवस्तंभ शक्ति स्तूप का क्या? राजगुरु ने माथे पर बल डालकर पूछा। नवस्तंभ शक्ति स्तूप को अभी के लिए छोड़ दो। बहुत से लोग इसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजा रुद्र और अन्य लोग निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे। चलो फिलहाल के लिए सुर्खियों से बचते हैं। सागरगढ़ साम्राज्य के सम्राट ने व्यंग से कहा। महाराज, तारागिरी मठ के संरक्षक जिंगलिन से मिली जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह की ताकत अब युवानदान क्षेत्र के 9वें स्तर के किसी भी व्यक्ति को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त है। उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। अगर तिर्यक आत्मा क्षेत्र का कोई व्यक्ति कोई चाल नहीं चलता है तो यह संभव है कि कोई भी उससे निपट नहीं पा। एगा, राजगुरु ने गंभीरता से कहा। एक भयानक नजर के साथ सागरगढ़ साम्राज्य के सम्राट गरज उठे। अगर तुम सिर्फ विक्रम सिंह से नहीं निपट सकते तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा? अगर तुम विक्रम सिंह को नहीं संभाल सकते तो कोई तरीका ढूंढो। जब तक विक्रम सिंह मारा जाता है, तरीका कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। जी महाराज, राजगुरु डर गए थे। शक्तिगढ़ साम्राज्य के सम्राट ने भी यही आदेश दिया, विक्रम सिंह को मार डालो। विक्रम सिंह की ताकत बहुत डरावनी थी। उसकी विकास दर आश्चर्यजनक थी और उसके पास नवस्तंभ शक्ति स्तूप था। विक्रम सिंह को खत्म किए बिना तीनों सम्राटों की चिंता और आशंका गायब नहीं होगी। विक्रम सिंह का अस्तित्व उनके लिए एक बड़ा खतरा था। राजधानी छोड़ने के बाद जैसे ही विक्रम सिंह त्यांजहु के क्षेत्र में कदम रखा, उस पर दर्जनों शक्तिशाली व्यक्तियों ने हमला कर दिया जो उसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। विभिन्न देशों की प्रमुख ताकतों के दर्जनों शक्तिशाली व्यक्ति अब विक्रम सिंह से निपटने के लिए हाथ मिला रहे थे। विक्रम सिंह ने परम नागदेव तलवार को बुलाया, अपनी असली ऊर्जा को उत्तेजित किया और निर्मम नरसंहार को अंजाम देने के लिए नाग आत्मा छाया का उपयोग किया। चाहे वे युवानदान क्षेत्र के 5वें स्तर पर हो या युवानदान क्षेत्र के 8वें स्तर पर, सभी को विक्रम सिंह की तलवार से गले पर सील कर दिया गया। आधे मिनट से भी कम समय में इन शक्तिशाली व्यक्तियों में से 1 दर्जन से अधिक को विक्रम सिंह के बेरहम तरीकों से मार डाला गया था। विक्रम सिंह की गति डरावनी थी। इन शक्तिशाली व्यक्तियों, जिनके मूल अज्ञात थे, को यह भी पता नहीं चला कि वे कैसे मरे। 2 मिनट से भी कम समय में दर्जनों शक्तिशाली व्यक्तियों को कोई दया नहीं दिखाई गई। वे विक्रम सिंह की तलवार के नीचे बुरी तरह से मर गए। जंगल में खून की बदबू फैल गई। दर्जनों शक्तिशाली व्यक्तियों की भयानक मौत बहुत ही भयानक थी। जो भी इसे देखता उसके लिए चौंकाने वाला दृश्य था। विक्रम सिंह ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद वह शक्तिशाली व्यक्तियों के एक और समूह से मिला। तुम मरने क्यों आते हो? विक्रम सिंह ने एक बार फिर से परम नागदेव तलवार को बुलाया और उदासीनता से सिर हिलाया। विक्रम सिंह यात्रा करते समय बेरहमी से मार रहा था। एक पागल हत्यारे की तरह जितने भी आते थे उतने ही मरते थे। उसके तरीके क्रूर और निर्मम थे। वह अपने रास्ते में आने वाले देवताओं और बुद्धों को मार रहा था। नतीजतन विक्रम सिंह का शरीर उसके दुश्मनों के खून से सना हुआ था।
जिससे वह एक खून से सने हुए राक्षस की तरह लग रहा था, भयानक रूप से डरावना। अपराजय नगर वापस जाते समय यह मूल रूप से एक खून से सना रास्ता था जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में न केवल विभिन्न देशों की प्रमुख ताकतों के शक्तिशाली व्यक्ति थे, बल्कि साम्राज्यों के शक्तिशाली योद्धा और यहां तक कि कुछ खुले योद्धा भी थे। हालांकि अधिकांश देशों की प्रमुख ताकतों से थे। शक्तिगढ़ साम्राज्य के आकाश छाया घुड़सवार और काली पताका सेना इन युद्ध स्थलों से गुजरते हुए मृत योद्धाओं को देखकर डर से कांप उठे। विक्रम सिंह की विशिष्ट हत्या की निशानी एक ही तलवार के वार से गला सील करना सैनिकों के लिए स्पष्ट थी, जिन्होंने एक नजर में पहचान लिया कि इन व्यक्तियों को विक्रम सिंह ने मारा था। जब विक्रम सिंह अपराजय नगर वापस लौटा तो उसने तुरंत सिंह निवास से कई बेहद दमनकारी आभाओं को महसूस किया और उसका चेहरा तुरंत काला और बर्फीला हो गया। यह लोग और भी बेकाबू हो रहे थे, पूरी तरह से उसे शक्तिगढ़ साम्राज्य के महासेनापति को नजरअंदाज कर रहे थे। सिंह निवास के अंदर दर्जनों शक्तिशाली व्यक्ति सिंह परिवार पर लगातार हमलों से हमला कर रहे थे। लगातार भयानक शक्ति की लहरें छोड़ी जा रही थी। सिंह परिवार के आंगन में नेहा ने दर्जनों शक्तिशाली व्यक्तियों के हमले को एक जबरदस्त बाधा से रोक दिया था, जिनमें युवादान क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा भी शामिल थे। उन्होंने सिंह परिवार के उच्च स्तरीय सदस्यों को विक्रम सिंह को ब्लैकमेल करने के लिए जिंदा पकड़ने का इरादा किया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिंह परिवार की ऐसी एक युवा लड़की के पास ऐसी जबरदस्त रक्षात्मक बाधाएं होंगी जो उनके सभी हमलों को बिना किसी खरोच के रोक देगी। दर्जनों लोगों की शक्ति के साथ वे बाधा को हिला नहीं पा रहे थे। एक बेहद भयानक हत्या की इच्छा अपराजय नगर पर फैल गई। एक राजसी आभा जंगली रूप से घूम रही थी। जो लोग सिंह परिवार को परेशान करते हैं वे मरेंगे। विक्रम सिंह का अत्यधिक क्रोध का गर्जन अपराजय नगर के ऊपर आकाश में गूंज उठा। विक्रम सिंह वापस आ गया है। दर्जनों शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरे अचानक बदल गए क्योंकि भयानक हत्या की इच्छा और दमनकारी आभा ने उन्हें कांपते हुए डरा दिया। महासेनापति तीसरा छोटा मालिक वापस आ गया है। बड़े भाई विक्रम सिंह परिवार के सदस्य खुश हुए और उत्साहित होकर जयकार करने लगे। विक्रम सिंह उनका आध्यात्मिक नेता था, सिंह परिवार का स्तंभ था, हर किसी की उम्मीद था। विक्रम सिंह की गति अविश्वसनीय रूप से डरावनी थी। उसकी पीठ पर पंखों के एक फड़फड़ाने के साथ वह पलक झपकते ही सिंह परिवार की संपत्ति के ऊपर प्रकट हो गया। खून से लथपथ और हत्या की उस भयानक आभा के साथ वह एक राक्षस जैसा लग रहा था। विक्रम सिंह को मार डालो, युवादान क्षेत्र के 9वें स्तर के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गुस्से में चिल्लाया। भागो! विक्रम सिंह के प्रकट होते ही कई कमजोर दिल वाले योद्धा डर के मारे भागने लगे। नवस्तंभ शक्ति स्तूप विक्रम सिंह ने गर्जना की। तुरंत एक काले हाथ ने एक सुनहरी रोशनी की किरण को बाहर निकाला और सभी डरे हुए दर्शकों के सामने नवस्तंभ शक्ति स्तूप तुरंत एक विशाल आकार में फैल गया। इसकी सुनहरी रोशनी लगभग पूरे अपराजय नगर को कवर कर रही थी। एक जबरदस्त दमनकारी शक्ति नीचे आ गई जिससे दर्जनों शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरे जंगली रूप से बदल गए, स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए कि उनकी असली ऊर्जा को जबरदस्ती दबाया जा रहा था। कि तुम में आने की हिम्मत है तो मरने के लिए तैयार रहो, विक्रम सिंह ने दुर्भावनापूर्ण रूप से कहा। परमनाग देव तलवार को हाथ में लेकर बाहर निकल गया। मारो किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। चिंग ने एक बेरहम हत्या की इच्छा के साथ गर्जना की गुनगुनाहट। नेहा ने अपनी असली ऊर्जा को पूरी ताकत से प्रवाहित किया। अंदर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति को बाहर निकाला। पल भर में नेहा की आभा युवादान क्षेत्र के 9वें स्तर तक आसमान छू गई। सिद्ध शक्ति का 9वां स्तर नेहा से निकल रही इस अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर दर्जनों शक्ति आली योद्धा चौंक गए और उनकी आंखों में दहशत भर आई। किसने सोचा होगा कि 16-17 साल की लड़की इतनी प्रबल शक्ति रखती होगी। नेहा की शक्ति सिद्ध शक्ति के 7वें स्तर के अंतिम चरण में थी, जो निश्चित रूप से 9वें स्तर से ऊपर थी। विक्रम के अलावा उनके परिवार के पास सिद्ध शक्ति के 9वें स्तर का एक और योद्धा छिपा था और वह एक लड़की थी। तुम सब हद पार कर चुके हो, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। नेहा का सुंदर चेहरा बेहद ठंडा था। उसने अचानक अपनी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी प्रकट की और अपनी गति तकनीक का उपयोग करके आगे बढ़ी। बैंगनी रोशनी की एक चमक के साथ नेहा की गति बिजली की तरह तेज थी। सनंस सनंस सनंस। विक्रम और नेहा ने एक भयंकर नरसंहार शुरू कर दिया। सिद्ध शक्ति के 9वें स्तर की शक्ति के सामने वे सब किंडरगार्टन के बच्चों की तरह थे, प्रतिरोध करने में असमर्थ। सिद्ध शक्ति के 8वें और 7वें स्तर के कई योद्धाओं को विक्रम और नेहा ने पलक झपकते ही मार डाला। जैसे ही उन्होंने अपनी चाल चली, कुछ ही सांसों में 10 से ज्यादा लोग मारे गए।
विक्रम के आने से ही वे पूरी तरह से घबरा चुके थे और नेहा के शामिल होने से दर्जनों शक्तिशाली योद्धा दहशत में भागने लगे। सिद्ध शक्ति के 9वें स्तर के योद्धा भी नवशक्ति कलश की भयानक दमनकारी शक्ति के कारण अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। दुर्भाग्य से नवशक्ति कलश के भयानक खिंचाव ने उन्हें कोई छूट नहीं दी और केवल 2 बहुत ही प्रतिक्रियाशील 9वें स्तर के योद्धा ही सफलतापूर्वक भाग पाए। भाई विक्रम, उस बूढ़े को मुझ पर छोड़ दो। नेहा 9वें स्तर के योद्धा का पीछा करने के लिए निकल पड़ी। मुझे परवाह नहीं कि तुम महाशक्ति मठ, पवन ध्वनि मठ, जय सिंह मठ या स्वप्न लोक मठ से हो। आज मेरे परिवार पर हमला करने के लिए तुम सबको मरना होगा। विक्रम ने दांत पीसकर धीमी आवाज में कहा। उनका परिवार उनकी नींव था और वह किसी को भी उन पर हमला करने की अनुमति नहीं देंगे। बेजोड़ नगर के कई लोग पहले ही विक्रम की भयानक शक्ति से भयभीत हो चुके थे। किसने सोचा होगा कि तीसरा बेटा, जो कभी बेजोड़ नगर में हर किसी के लिए मजाक था, अब एक ऐसी शक्ति बन जाएगा जिससे हर कोई डरता था। जय सिंह मठ के एक संरक्षक के रूप में तुमने बेशर्मी से मेरे परिवार के लोगों को निशाना बनाया। संरक्षक जयंत, अब समय आ गया है कि हम अपना हिसाब करें। विक्रम ने अपनी भयंकर नजर बूढ़े 9वें स्तर के योद्धा पर डाली। अपनी हत्या की मंशा को तुरंत उभारते हुए ठंडक से बोले। संरक्षक जयंत इस समय बेहद भयभीत थे। विक्रम की शक्ति पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई थी और नवशक्ति कलश द्वारा फिर से दबाए जाने पर वह विक्रम का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, केवल भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जय सिंह मठ के एक संरक्षक के रूप में वह अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर थे। संरक्षक जयंत हताशा में भागने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग कर अपनी गति तकनीक का प्रदर्शन किया। जब तक कि वह नवशक्ति कलश के दमन क्षेत्र से बाहर नहीं निकल गए तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। उसी 9वें स्तर की शक्ति के साथ और नवशक्ति कलश के दमन के बिना संरक्षक जयंत अभी भी अपनी ताकत में आश्वस्त थे। विक्रम ने तत्क्षण चाल का प्रदर्शन किया। पलक झपकते ही संरक्षक जयंत को रोक लिया। जाने का सोच रहे हो? अपनी जिंदगी यहीं छोड़ जाओ, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। संरक्षक जयंत ने अपनी भौं को गहराई से सिकुड़ा। विशैले ढंग से बोले, नवशक्ति कलश के बिना तुम मेरे बराबर नहीं हो। आत्म मुद्रा गठन जैसे ही शब्द गिरे, संरक्षक जयंत ने अपने हाथों को एक साथ लाया और एक जोरदार चिल्लाहट लगाई। फिर एक और शक्तिशाली आत्म मुद्रा गठन। पूर्ण शक्ति के सामने तुम्हारा आत्म मुद्रा गठन मुझे फंसा नहीं सकता, विक्रम ने ठंडे ढंग से चिल्लाया। अपने शरीर के भीतर की सच्ची ऊर्जा को पूरी तरह से सक्रिय किया और प्रचंड शक्ति के साथ बाहर निकले धूम। अपने काले पंखों के एक हिलाने के साथ विक्रम ने देवनाग तलवार को उठाया और एक जोरदार दहाड़ के साथ तेजी से बाहर निकले। वह इतनी तेजी से आई कि पलक झपकते ही पहुंच गए। विशाल गठन बन गया था, फिर भी वह विक्रम को फंसा नहीं सका। यह कैसे संभव है? संरक्षक जयंत का चेहरा बहुत बदल गया। वह विक्रम को सदमे में देख रहे थे। विक्रम तुरंत पहुंचे और देवनाग तलवार ने उनके दिल की ओर भयंकर रूप से वार किया। हमला बिजली की तरह तेज था। संरक्षक जयंत को दहशत में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जो गठन बना था वह तुरंत गायब हो गया, पूरी तरह से अप्रभावी। वश जैसे ही संरक्षक जयंत तेजी से पीछे हटे, उन्होंने अपनी सच्ची ऊर्जा को पूरी तरह से सक्रिय किया और तुरंत आक्रामक हो गए। एक काली रेखा में बदल गए जो विक्रम की ओर एक हथेली के हमले के साथ बाहर निकली। गहन श्रेणी की मध्यस्तरीय मार्शल कला प्रचंड लहरें। संरक्षक जयंत ने जोर से चिल्लाया। उनकी हथेली में अत्यधिक भयानक शक्ति थी, क्योंकि हथेली की हवा दमनकारी शक्ति के साथ दहाड़ रही थी। तीसरा स्तर का क्रोध हथेली। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हथेली के हमले से हमला किया। सीधा और निर्णायक धूम घुड़घुड़। एक पल में उनकी हथेलियां एक विस्फोटक धमाके के साथ टकराई, जमीन को हिला और तोड़ दिया और फिर संरक्षक जयंत ने खून थूका। पीछे की ओर उड़ते हुए बेजोड़ नगर की शहर की दीवार से जोर से टकराई, जिससे एक बड़ा छेद हो गया। सीधे मुकाबले में संरक्षक जयंत विक्रम का मुकाबला नहीं कर सके। संरक्षक जयंत, आज से 1 साल बाद तुम्हारी पुण्यतिथि होगी, विक्रम ने बर्फीले धन से घोषणा की।
उनकी नजर शहर की दीवार के बड़े छेद पर टिकी थी। संरक्षक जयंत बाहर निकले। उनके चारों ओर 10 जगहों पर दीवार दह गई। उनकी आभा अभी भी जोरदार थी। हालांकि संरक्षक जयंत गंभीर रूप से घायल थे। उनकी शक्ति काफी कम हो गई थी। भाई विक्रम, उसे मार डालो। उसने पहले हम पर अचानक हमला किया और लगभग चाची पर हमला कर दिया। तभी नेहा उड़कर आई। संरक्षक जयंत को गुस्से से घूर रही थी। नेहा के आने का मतलब था कि सिद्ध शक्ति के 9वें स्तर का एक और योद्धा मर चुका था। पुजारी वांग वास्तव में इस छोटी लड़की के हाथों मर गए। वह कौन है? संरक्षक जयंत ने दहशत में नेहा को देखा। मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि उसके पास इतनी भयंकर शक्ति थी। पुजारी वांग सिद्ध शक्ति के 9वें स्तर की साधना के साथ स्वप्नलोक मठ के महान पुजारी थे। बेहद शक्तिशाली थे और कोई भी साधारण 9वें स्तर का व्यक्ति उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर भी लड़ाई मुश्किल से शुरू हुई थी जब नेहा पुजारी वांग को मारने में कामयाब रही। संरक्षक जयंत कैसे भयभीत नहीं हो सकते थे? क्या 16 या 17 साल की लड़की वास्तव में इतनी भयानक है? एक विक्रम ही काफी डरावना था। फिर भी अब एक और राक्षस है जो विक्रम जितना ही डरावना है। मंडप के मालिक दुश्मन को पराजित कर दिया गया है, वीरेंद्र ने सम्मानपूर्वक सूचित किया। विक्रम की भयंकर नजर संरक्षक जयंत पर टिकी और नेहा के शब्दों ने विक्रम को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। विक्रम का शरीर एक पल में गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुए तो वह संरक्षक जयंत के सामने एक प्रेत की तरह थे। उनकी भयानक गति के कारण संरक्षक जयंत हिंसक रूप से कांप रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें डर और निराशा से बाहर निकल रही थी। तुम्हें मेरी मां पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए था, विक्रम ने गंभीर रूप से कहा। उनकी बर्फीली आवाज ने दिल को दहला दिया। दमनकारी और भयानक आभा ने संरक्षक जयंत को मुश्किल से सांस लेने की जगह दी। एकदम की भरी शक्ति जो संरक्षक जयंत ने पहले शक्तिवान में महसूस की थी। संरक्षक जयंत का चेहरा निराशा से भरा था, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। सदमे में जम गए थे। संरक्षक वीरेंद्र और अन्य लोगों ने पागलपन में चिल्लाया। धूमपुफ विक्रम ने अपनी हथेली से संरक्षक जयंत के सिर के आवरण पर वार किया और भयानक बल के कारण संरक्षक जयंत ने खून थूका और घुटनों के बल गिर गए। जमीन पर दरारें फूट गई। विक्रम के इस हथेली के वार से संरक्षक जयंत के आंतरिक अंग टूट गए थे और वह मौके पर ही मारे गए। विक्रम की गति और डराने से पूरी तरह से अभिभूत संरक्षक जयंत का दिमाग खाली हो गया और उनके पास घातक हमले से बचने की कोई चेतना नहीं थी। संरक्षक जयंत की मृत्यु के क्षण में एक पागल और भयंकर दहाड़ सुनाई दी। आभा एक अजय शक्ति की तरह उमड़ पड़ी, बड़े पैमाने पर और अत्यधिक भयानक, जो ऊपर से शहर के दरवाजों के बाहर और पूरे बीजोड़ नगर में फैल गई। कुछ ही पलों बाद दरवाजे फट गए और ढह गए। जो शक्ति शहर के दरवाजों को ढसकती थी वह वास्तव में भयानक थी। शक्तिमान वीरेंद्र और अन्य लोगों के चेहरे बहुत बदल गए। विक्रम ने थोड़ा भौहे से कुणी सतर्कता से पीछे हटे और आसमान की ओर देखा। उनका दिल असीम आभा से कांप रहा था जो केवल एक शक्तिवान विशेषज्ञ के पास हो सकती थी। शक्तिवान का पहला स्तर। भाई विक्रम, सावधान रहो। नेहा उड़कर आए। उसकी सुंदर आंखें गंभीरता से भरी थी। ऊपर आसमान में वह बढ़ती हुई आभा एक शक्तिवान की थी। वश एक आकृति एक पल में बीजोड़ नगर के ऊपर पहुंची। एक भयानक गति से नीचे की ओर उतरी और संरक्षक जयंत के सामने पलक झपकते ही प्रकट हुई। आने वाला एक 50 वर्षीय बूढ़ा आदमी था जिसके बाल भूरे हो रहे थे। उसने एक ग्रे रंग का लबादा पहना हुआ था और वह आतंकी आभा विकीर्ण कर रहा था। वह एक शक्तिवान की आभा थी। संरक्षक बुजुर्ग ने पागलपन में रोया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संरक्षक जयंत पहले ही मर चुके थे। पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं थी। आने वाला बैजू था जय सिंह मठ का मुख्य पुजारी। साम्राज्य लौटने के बाद राजा ने विक्रम को मारने के लिए शक्तिशाली अभ्यासियों को भेजने का फरमान जारी किया। जय सिंह मठ को सबसे पहले खबर मिली। विक्रम की दुर्ग शक्ति को जानते हुए और यह जानकर कि संरक्षक जयंत उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, बैजू ने तुरंत अपनी वापसी को तोड़ दिया और पूरी गति से अग्निज्वाला साम्राज्य में बीजोड़ नगर की ओर भागे। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जय सिंह मठ के एक संरक्षक को मारने की? अक्षमय, यह मठ तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेगा। बैजू का क्रोध आसमान में भर गया क्योंकि उन्होंने विक्रम पर दहाड़ लगाए और दरारें डालने लगी। एक जानवर के पंजों की तरह बाहर की ओर फैलती हुई बीजोड़ नगर को हिला रही थी और अंदर की कई इमारतों को ढहा रही थी। एक शक्तिवान की शक्ति इतनी भयानक होती है।
एक क्रोधित शक्तिवान और भी ज्यादा भयानक होता है। वीरेंद्र पीछे हटो, विक्रम ने गंभीरता से कहा। क्रोधित बैजू का सामना करते हुए वह उतने ही समझौताहीन थे जितने कि जब वे गंभीर रूप से घायल गोकिंगसुन का सामना कर रहे थे। भले ही विक्रम शक्तिशाली थे, उन्हें सीधे एक शक्तिवान का सामना करने में अभी भी आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार क्षेत्र और शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। विक्रम ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गए। नेहा उनके पीछे चल रही थी। तुम्हारा जीवन मेरा है, बैजू ने दहाड़ लगाई। उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आसमान में उड़ गया। पलक झपकते ही विक्रम को पकड़ लिया। शक्तिवान वास्तव में विक्रम अंदर ही अंदर हैरान थे। भाई विक्रम, सावधान रहो, नेहा थोड़ी पीछे चलते हुए चिंतित होकर चिल्लाई। बैजू जो एक पल में पहुंचे थे, उन्होंने पहले ही अपनी भयानक सच्ची ऊर्जा को आवेशित कर दिया था और अपनी मुट्ठी में भयानक शक्ति के साथ उन्होंने गुस्से में विक्रम पर वार किया। तक्षण चाल विक्रम ने जल्दबाजी में एक चाल तकनीक का प्रदर्शन किया। धूम बस बस विक्रम मुश्किल से समय पर बच निकले। बैजू की मुट्ठी हवा में एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ लगी जो पूरे बेजोड़ नगर में गूंज उठा। शून्य लहरों की तरह कांप रहा था। मुट्ठी से निकली शक्ति ने एक बवंडर का तूफान बना दिया, एक तूफान की तरह आश्चर्यजनक रूप से भयानक। ऐसी शक्ति शून्य को हिलाना, वह शक्ति कितनी भयानक है। एक शक्तिवान वास्तव में इतना भयानक है। जैसे ही विक्रम फिर से प्रकट हुए, बैजू ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था। तुरंत विक्रम के सामने प्रकट हुए और एक और मुट्ठी से वार किया। क्रोध से भरे प्रभुजीत का इरादा साफ था, बस विक्रम को खत्म करना। उनके चेहरे पर हत्यारा भाव साफ दिख रहा था। एक ही मुक्के में प्रभुजीत ने पूरे आसमान को हिला दिया। धमाका! प्रभुजीत ने एक मुक्का मारा। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने पंखों को ढाल की तरह आगे किया, पर धमाका इतना जोरदार था कि विक्रम एक उल्कापिंड की तरह आसमान से नीचे आ गिरा। धड़ाम 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 विक्रम तेजी से नीचे गिरता हुआ अजयगढ़ की दीवारों को तोड़ता हुआ गया और शहर की इमारतें चकनाचूर हो गई। उसके हाथ से सर्वोच्च ड्रैगन गॉड तलवार छूटकर दूर जा गिरी। विक्रम, नेहा चीखी, मालिक अमरीश और बाकी लोग घबराकर चिल्लाए। बेटा विक्रम के परिवार वाले डर गए। प्रभुजीत का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने अजयगढ़ के लोगों की परवाह किए बिना आसमान से हथेली के वार करने शुरू कर दिए। 1 दर्जन से ज्यादा खतरनाक हथेली के वार अजयगढ़ को खत्म करने के लिए काफी थे। स्वश नेहा तुरंत इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का उपयोग करके उन वारों का सामना करने के लिए आगे आई। ओह, तुम तो खुद ही अपनी मौत को बुला रही हो, प्रभुजीत गरज कर बोला। वह एक लड़की पर भी दया दिखाने को तैयार नहीं था। धमाका धमाका धमाका, बस बस प्रभुजीत हैरान था। जैसे ही वे वार नेहा के पास पहुंचे, उसके चारों ओर एक नीली ऊर्जा की ढाल प्रकट हुई। यह ढाल प्रभुजीत के सभी हमलों को रोक रही थी। प्रभुजीत की शक्तियों वाले 1 दर्जन वार भी नेहा की नीली ऊर्जा की ढाल को हिला नहीं पाए। अमरीश और बाकियों ने राहत की सांस ली। अजयगढ़ के लोग डरकर शहर से भाग रहे थे। आसमान में प्रभुजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि एक साधारण लड़की उसकी शक्तियों को कैसे रोक सकती है। यह नीली ऊर्जा की ढाल क्या थी? ढाल! जैसे ही प्रभुजीत होश में आया, उसके चेहरे पर अभी भी डर था। यह लड़की कौन है? इस ढाल की ताकत तो असाधारण है। प्रभुजीत ने नेहा की ओर देखा। उसकी पहचान जानने के लिए वह बहुत उत्सुक था। बस बस तभी अजयगढ़ के नीचे से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। शहर हिलने लगा और सुनहरी रोशनी की चमक एक खंडहर से निकली। मलबा हट गया और विक्रम की आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। इसकी ताकत बढ़ गई है। यह शुद्ध ऊर्जा नहीं है। इस लड़के के अंदर और भी शक्तियां छिपी हैं। प्रभुजीत की नजर विक्रम पर पड़ी। विक्रम ने अपनी रक्त रेखा शक्ति को पूरी तरह से जगा लिया था। वह हवा में तैरने लगा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई देवता आसमान से उतरा हो। प्रभुजीत के एक मुंह को झेलकर भी इसे सिर्फ मामूली चोटें आई। इस लड़के का शरीर सचमुच बहुत मजबूत है, प्रभुजीत ने विक्रम को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में सम्मान था। बस बस जैसे जैसे विक्रम ऊपर चढ़ा, नेहा के शरीर से भी और भी शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। एक विशाल लहर ने सबको चौंका दिया। बैंगनी रोशनी चमकने लगी और हवा कांपने लगी। इस पल नेहा की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। यह कैसे संभव है? प्रभुजीत पूरी तरह से हैरान था। सिंह परिवार के लोग हमेशा से ही नेहा की असलियत जानना चाहते थे।
उन्हें आज भी नहीं पता कि वह कहां से आई है, पर वे जानते हैं कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। विक्रम ने गहरी सांस ली, अपना सिर उठाया और प्रभुजीत की ओर देखा। बुजुर्ग, मैं तुम्हारे ज्योतिष संघ को खत्म करने के बारे में सोच रहा था और तुम खुद मेरे पास आ गए। स्वश बस बस। जैसे ही विक्रम ने बात पूरी की, उसने हाथ बढ़ाया। अजगर के एक हिस्से में पड़ी सर्वोच्च ड्रैगन गॉड तलवार आसमान में उड़कर उसके हाथ में आ गई। उसने तलवार को हवा में घुमाया, जिससे एक विशाल तलवार ऊर्जा लहर की तरह नीचे की ओर गई, जिससे हवा भी हिल गई। यह तलवार ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है! इतनी ताकतवर तलवार ऊर्जा तो कोई भी नहीं छोड़ सकता है। प्रभुजीत हैरान था। यह फैंटम स्वॉर्ड तकनीक की तलवार ऊर्जा नहीं है, यह सोल एक्सटिंक्शन स्वॉर्ड तकनीक की ताकत है। नेहा ने विक्रम की तरफ देखकर कहा। विक्रम ने अपना बायां हाथ थोड़ा उठाया और अपनी हथेली को देखा। वह मुस्कुराया। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। यह गर्म ऊर्जा बहती ही जा रही है। नेहा ने अपना हाथ हिलाया और एक क्रिस्टल की बर्फ की तलवार कहीं से प्रकट हो गई। उसकी ऊर्जा भी तेजी से बढ़ गई। विक्रम, हम एक साथ लड़ेंगे, नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम और नेहा की ताकत देखकर प्रभुजीत का गुस्सा और भी बढ़ गया। तुम कयायु की ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते हो? प्रभुजीत गुस्से में बोला। डिंग 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 बस बस। प्रभुजीत ने अपने हाथों को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और विक्रम और नेहा के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। आंखें गंभीर हो गई। उसने अपनी रक्तखा शक्ति को अपनी तलवार में लगाया और हमले का सामना किया। डिंग पोह। प्रभुजीत ने अपनी जबरदस्त ताकत से विक्रम के सीने पर वार किया। इस भयानक वार से विक्रम के मुंह से खून निकल आया और वह एक तोप के गोले की तरह दूर जा गिरा। उस एक वार से प्रभुजीत ने विक्रम को बुरी तरह घायल कर दिया था। अराजक तलवार तकनीक, अराजक दिव्य तलवार। नेहा की आवाज अचानक तेज हो गई। एक और विशाल तलवार ऊर्जा सीधे आसमान में गई। उसकी चमक पूरे अजगर को अपनी चपेट में ले रही थी। यह कौन सी तलवार तकनीक है? प्रभुजीत का चेहरा डर से बदल गया। चेतन और बाकी लोग चौंक गए जब उन्होंने नेहा को पहली बार अमोघ अस्त्र विद्या का प्रयोग करते देखा। उनके ऊपर भयानक तलवार की धार का दबाव इतना ज्यादा था कि उनकी सांसें थम गई। कुछ 100 मीटर दूर उड़कर गए विक्रम ने भी अचंभे से नेहा के शक्तिशाली तलवार के वार को देखा। बलराज ने सोचा, इस लड़की में इतनी ताकत कहां से आई? यह तो किसी उच्च श्रेणी की तकनीक लगती है। फिर भी बलराज की आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था, केवल नेहा के सामर्थ्य को लेकर जिज्ञासा थी। उसने अपना हाथ एक पंजे की तरह मोड़ा और जब उसमें ऊर्जा भरी तो उसके ऊपर एक हरा गोला बन गया। उसमें से बिजली की लकीरें निकल रही थी और उसकी ताकत और भी भयानक हो गई। बलराज जोर से बोला, उच्च श्रेणी की अस्त्र विद्या वज्रपात। उसने हरे रंग के गोले को छोड़ा जो तुरंत 10 फीट से भी ज्यादा बड़ा हो गया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि हवा कांपने लगी। उसकी जबरदस्त ताकत ने सबका रंग उड़ा दिया। धमाका। दोनों ताकतें हवा को चीरती हुई टकराई, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। अमरगढ़ शहर में उसकी गूंज फैल गई और विनाशकारी ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गई। नेहा के मुंह से ताजा खून निकला और वह उड़कर पीछे चली गई। यह सब करने के बाद भी नेहा अपनी पूरी ताकत लगाकर बलराज से मुकाबला नहीं कर पाई। विनाशकारी ऊर्जा की लहरों ने बलराज को भी कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। नेहा एक ताकतवर योद्धा को पीछे हटने पर मजबूर कर पाई। यह उसकी तलवार विद्या की ताकत का सबूत था, लेकिन वह बलराज को कोई चोट नहीं पहुंचा सकी। बलराज ने सोचा, वाकई यह उच्च श्रेणी की तकनीक है। इसकी ताक डरावनी है। अगर मुझे यह तलवार विद्या मिल जाए तो मेरा पंथ चारों साम्राज्यों को रोक पाएगा। उसकी बूढ़ी आंखों में उस तकनीक को पाने की जबरदस्त इच्छा थी। विक्रम घबराकर नेहा की तरफ भागा और उसे पकड़ लिया। उसने अपने बड़े बड़े पंखों से उन दोनों के आगे बचाव किया। उसकी किर्लिन युद्ध कवच की बहुत ताकतवर बचाव करने की क्षमता होने पर भी विक्रम नेहा को पकड़े हुए उस जबरदस्त ताकत के कारण पीछे उड़ गए। उस जोरदार टकराव के बाद नेहा की चोटें बहुत गंभीर थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि बलराज जैसे ताकतवर योद्धा के खिलाफ बच पाना ही उसके लिए बड़ी बात थी। विक्रम ने तुरंत ही नेहा को मां नीलिमा के पास पहुंचाया। विक्रम ने कहा, मां आप नेहा का ख्याल रखिए। फिर वह आसमान में कूद गया और उसकी आंखों में खून की प्यास थी। मां नीलिमा ने नेहा के बेजान और पीले चेहरे को देखा तो उनके दिल में बहुत दर्द हुआ। पिता सुरेश ने कहा, चोटें बहुत गहरी है। उन्होंने तुरंत ही नेहा को एक उपचार करने वाली गोली दी और उसकी चोटों का इलाज करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया।
आसमान में विक्रम गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नेहा की गंभीर चोटों ने एक बार फिर विक्रम के गुस्से को भड़का दिया था। बलराज ने उपेक्षा से कहा, उच्च श्रेणी की अस्त्र विद्या भी मुझे परेशान नहीं कर सकती। उस लड़की के बिना विक्रम मैं तुम्हें कभी भी कुचल सकता हूं। एक ताकतवर योद्धा हमेशा घमंडी होता है। विक्रम ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या ऐसा है? फिर उसने अपने हाथ से इशारा किया और अमरगढ़ शहर के ऊपर मंडराता हुआ विशाल नवखंडों वाला किले उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बलराज ने उस विशाल खजाने को तेजी से अपनी तरफ आते देखा तो उसका चेहरा थोड़ा सा उतर गया। धमाका विशाल नवखंडों वाला किला तेजी से टकराया और बलराज ने अपने दोनों हाथों से उस पर वार किया। एक जबरदस्त धमाके के साथ वे किले से टकराए, जिससे डरावनी ताक की लहरें निकली और हवा एक बार फिर कांपने लगी। इस जोरदार टक्कर से नवखंडों वाला किला ने बलराज को पीछे धकेल दिया। बलराज हैरान था, क्या यह सच में एक साधारण हथियार है? उसने ऐसा ताकतवर हथियार कभी नहीं देखा था जिसमें सिर्फ जबरदस्त ताकती नहीं बल्कि बचाव की भी अद्भुत क्षमता हो। बलराज के पीछे हटने की वजह पूरी तरह से नवखंडों वाला किला की बचाव की क्षमता थी, जिसने उस पर हमला करके उसे पीछे धकेल दिया। इसके अलावा इसमें विक्रम की ताक भी शामिल थी। नवखंडों वाला किला ने बलराज को पीछे धकेला, जिससे अमरगढ़ शहर के लोग पूरी तरह से चौंक गए। विक्रम ने अपना हाथ हिलाया और वह किला आसमान में ऊपर चल
आ गया। ऊपर से एक विशाल सुनहरी कलाकृति छा गई और दबाने वाली ताक जोर से नीचे गिरने लगी। बलराज का चेहरा एक बार फिर से बदल गया। दबाने वाली और जबरदस्त ताकत ऐसी थी कि वह जो एक ताकतवर योद्धा था उसे रोक नहीं पाया। उसकी ताक तुरंत काफी कम हो गई, जो साफ तौर पर पहले स्तर पर नहीं पहुंची थी। विक्रम ने ठंडी आवाज में पूछा, अब भी तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि तुम मुझे किसी भी समय कुचल सकते हो? नवखंडों वाला किला से उसकी शक्ति कम हो गई थी। विक्रम बलराज से डरता क्यों? बलराज का दिल जोर से धड़का। एक साधारण हथियार में इतनी ताक नहीं हो सकती जब तक कि वह अमर अस्तित्व ना हो। वह जितना इसके बारे में सोचता उतना ही उसे यह सही लगता। एक ताकतवर योद्धा होने के नाते बलराज एक साधारण हथियार की ताकत के बारे में साफ तौर पर जानता था और उसने नवखंडों वाला किला जैसा कुछ भी नहीं देखा था। इसलिए बलराज यह नतीजा निकाल सकता था कि नवखंडों वाला किला एक अमर अस्त्र था। एक पौराणिक अमर अस्त्र। डराने वाली ताकत ने बलराज के चेहरे पर संघर्ष की झलक दिखाई और एक डरी हुई नजर के साथ उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम, नवखंडों वाला किला एक अमर अस्त्र है। बलराज की डरी हुई आवाज सुनकर अमरगढ़ के लोग चौंक गए, जिससे उनमें हलचल मच गई। चेतन और बाकी लोग डर से कांप गए। नवखंडों वाला किला एक अमर अस्त्र है। उनकी हैरान नजरें बेखुदी में विशाल किले की ओर मुड़ी। एक हत्यारे के ठंडी नजर से विक्रम ने बिना किसी भावना के कहा, यह एक अर्ध अमर अस्त्र है। बलराज थोड़ा हिल गया। यह सच में एक अमर अस्त्र था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इसमें इतनी डरावनी ताक थी कि एक ताकतवर योद्धा भी इसका सामना नहीं कर सका। चेतन और बाकी लोग एक बार फिर से चौंक गए। नवखंडों वाला किला सच में एक अमर अस्त्र है। सभी का चेहरा कठोर हो गया और वे विक्रम को बेखुदी में घूरने लगे। मां नीलिमा बहुत हैरान थी। एक अर्ध अमर अस्त्र? क्या मेरे बेटे ने एक अमर अस्त्र बनाया है? उन्हें गलतफहमी हुई कि नवखंडों वाला किला विक्रम ने बनाया था। ललित और मीना भी चौंक गए। अमर अस्त्र? उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। विक्रम के पास सच में एक अमर अस्त्र था। नवखंडों वाला किला सच में एक अमर अस्त्र था, लेकिन वह टूटा हुआ था। इसलिए वह एक साधारण हथियार और अमर अस्त्र के बीच की स्थिति में था। वह एक साधारण हथियार से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसमें अमर अस्त्र की असली ताक की कमी थी। इसलिए विक्रम ने इसे अर्धमर अस्त्र कहा। बलराज के चौंके हुए चेहरे को देखकर विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? डर गए? जैसे ही उसकी ताक पूरी तेजी से बढ़ी, उसने सर्वोच्च वज्रपात तलवार पकड़ी और बलराज की तरफ तेजी से बढ़ा। वह पलक झपकते ही दिखाई दिया और उसने बलराज की गर्दन पर वार किया। टकराव। बलराज ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी बाह में एक ताकतवर शक्ति जमा की और अपने सामने बचाव कर लिया। जोरदार टक्कर के साथ उसने विक्रम के हमले को रोका, जिससे हवा कांपने लगी। अपनी ताकत कम होने पर भी बलराज की ताकत जबरदस्त थी। बलराज ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, तुम अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंचे हो। मैं पंथ का स्वामी, तुमसे क्यों डरूं? विक्रम चिल्लाया। आत्मविनाश तलवार विद्या और सर्वोच्च वज्रपात तलवार ने अचानक एक बहुत ही डरावनी तलवार की रोशनी छोड़ी, जिसकी ताक बहुत ज्यादा थी। बलराज का भाव थोड़ा बदल गया। यह असली शक्ति का सुरक्षा कवच है। तलवार की रोशनी की ताक ने उसे खतरा पहुंचाया, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथों को एक साथ मिलाया। एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए ऊर्जा जमा की। धमाका। तलवार की डरावनी रोशनी पास में ही फट गई, जिससे एक धमाका हुआ। हवा की लहरों ने दोनों आदमियों को एक सूखे पेड़ की तरह दूर धकेल दिया, जिससे हवा में हलचल मच गई। बलराज ने अपनी भें गहरी कर ली। वह बहुत सतर्क था। उसने सोचा, अभी जो तलवार की रोशनी थी वह उस लड़की की उच्च श्रेणी की अस्त्र विद्या से ज्यादा ताकतवर थी। इस लड़के के पास और कितने अस्त्र हैं? खुशकिस्मती से बलराज ने अपनी ताकत से समय पर सुरक्षा कवच बना लिया था, नहीं तो वह जरूर जख्मी हो जाता। जो सुरक्षा कवच उसने बनाया था वह अब दरारों से भरा हुआ था। विक्रम ने अपने आप को संभाला और गहरी सांस लेते हुए सोचा, वाकई ताकत डरावनी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इसे उसे चोट नहीं पहुंची। हालांकि जब विक्रम ने आत्मविनाश तलवार विद्या का इस्तेमाल किया तो जबरदस्त और ताकतवर तलवार की इच्छा गायब हो गई थी और कुछ भी नहीं बचा था। नेहा ने चिंतित चेहरे से कहा, विक्रम की आत्मविनाश तलवार विद्या को अभी सिर्फ थोड़ा ही समझा गया है और तकनीक की ताक पहले ही खत्म हो चुकी है। वह जानती थी कि अगर ऐसी ताकतवर तलवार विद्या बलराज को चोट नहीं पहुंचा सकी तो विक्रम के दूसरे हथियारों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता था।
पिता सुरेश ने कहा, नवखंडों वाला किला से ताकत कम होने पर भी बलराज की ताकत अभी भी विक्रम से कम नहीं है। बलराज ने कुछ अजीब महसूस किया तो उसे अपने दिल में थोड़ी राहत मिली। हालांकि वह यह नहीं समझा कि क्या हो रहा था, लेकिन विक्रम की ताकत काफी कम हो गई थी। अगर वह अभी विक्रम को नहीं मारता तो शायद उसे दोबारा ऐसा अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। बलराज ने ठंडी आवाज में कहा, विक्रम, यहां सब खत्म होता है। उसके चारों ओर खतरनाक इरादा फैल गया और उसकी ताकत अपने हाथों को एक साथ मिलाकर आसमान छू रही थी। बलराज ने धीमे से आवाज लगाई, नरक राजा का पतन, और एक नीले रंग का चमकता हुआ पेंडेंट उसके शरीर के अंदर से बाहर आ गया, जो एक मध्यम श्रेणी का हथियार था। नरक राजा का पेंडेंट बलराज का सबसे कीमती खजाना था। पेंडेंट के बाहर आने पर बलराज